तो और इस टाइप के और क्या इनसाइट्स रहे हुए और किसके साथ आपने वर्क किया? प्रो ईज का एक ऐड था प्रियंका चोपड़ा का। उसके बाद मैंने विक्रांत मैसी के साथ एक ऐड किया है अप्रैल 2014 में फिनोलेक्स एलईडी का। जनवरी में एक ऐड बन रहा था गल्फ इंजन ऑयल का MS धोनी के साथ। वाओ। तो वो ऐड में मैं डायरेक्ट से लुक टेस्ट के लिए मुझे बुलाया गया था, मैं उसका ऑडिशन नहीं दिया था। तो जब आपने इनके साथ वर्क किया, 3 big players that I can hear about, हाँ, ठीक है, so are they same as what they are in Instagram? अरे शर्मा जी के बेटे 90% लाए हैं। अरे वही शर्मा जी, 10 लाख की नौकरी मिली है उनके बेटे को, पता नहीं था? शर्मा जी की बेटे ने कार ले ली। अरे हर वो शर्मा जी का बेटा जिन्होंने हर दूसरे बंदे की जिंदगी बैंड बजा दी है, आज हमारे साथ वही शर्मा जी का लड़का है। आज हमारे साथ है वो शर्मा जी का लड़का जिन्होंने अच्छी खासी प्रोडक्शन इंडस्ट्री को हिला डाला है। लोग रायपुर से मुंबई जाते हैं चीज़ें करने के लिए, वो मुंबई से रायपुर आए हैं रायपुर को मुंबई बनाने के लिए। तो वी वेलकम आदर्श शर्मा टू आवर पॉडकास्ट चैनल एंड आज समझते हैं शर्मा जी का लड़का होना कैसा लगता है। तो वेलकम टू आवर पॉडकास्ट चैनल सर, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच प्रखर। सबसे पहले तो इस पॉडकास्ट में मुझे इतने सम्मानपूर्वक अच्छा इंट्रो देकर मुझे इनवाइट करने के लिए, तो सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, मैं वो शर्मा जी का लड़का नहीं हूँ जिसकी मिसालें दी जाती हैं कि आप के 90% आए हैं या फिर उसको शर्मा जी को देखो। मैं ऐसा कभी नहीं रहा। मेरे हमेशा बहुत पुअर मार्क्स आए हैं और मैं हमेशा फेल होते रहा हूँ अपनी लाइफ में एग्ज़ामों में। बैक दे के मैंने इंजीनियरिंग क्रॉस की है, तो वो वाला नहीं हूँ। बट हाँ, शर्मा जी का लड़का हूँ क्योंकि पापा का नाम शर्मा जी है, तो वहाँ से बेटा है उनका। और लोग मुझे इस नाम से बुलाने लग गए थे अक्रॉस द रायपुर, सो यहाँ पे तो मुझे अच्छा लगा, ये फैंसी लगा, एकदम ऐसा लगा कि ये एकदम क्वर्की नाम है शर्मा जी का लड़का। बिल्कुल एकदम यूनिक रख लिया फिर मैंने और तब से नाम पड़ गया। बहुत खूब। आजकल कोई मुझे मेरे आदर्श नाम से बुलाते हैं, शर्मा जी का लड़का कैसे हो, ऐसे ही बोलते हैं लोग। ब्यूटीफुल। आपने जैसे मेंशन किया इंजीनियरिंग, 2 इंजीनियर बैठे हैं, तो मैं एक चीज तो मैंने देखी और जो समझी है दैट इज इंजीनियर जात बड़ी खतरनाक होती है। हाँ, मैंने सुना था फर्स्ट ईयर्स में, बट अब देख रहा हूँ दैट इज इंजीनियर्स कैन डू एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? इंजीनियर्स क्या है ना, घिसे हुए रहते हैं पूरे। इंजीनियर बहुत सही बात है कि इंजीनियर्स कुछ भी कर सकते हैं, और कहा भी जाता है कि पहले ये कुछ भी अगर दूसरी फील्ड में है तो अच्छा इंजीनियरिंग किया है क्या, तो वो रहता ही है। वो क्यों ऐसा रहती है? क्योंकि घिस चुके रहते हैं। मतलब इंजीनियरिंग लाइफ ऐसी है कि हर सिचुएशन में जाके, हर सिचुएशन से गुजर चुके, घिस चुके होके, वो क्या होता है जब आप इंजीनियरिंग में घुसते हो ना, तो आप एज अ बॉय घुसते हो। जब वहाँ से आप 4th ईयर या 5th ईयर में क्लियर करके निकलते हो तो एज अ मैन निकलते हो। तो यू हैव द वो शोल्डर पे इतनी सारी चीज़ें आ जाती हैं और दिमाग इतना रिफ्रेश हो जाता है कि यार अब तो मैं पूरी दुनिया बदल दूंगा। yes. और वो स्पार्क रहता है हमेशा, कोई भी इंजीनियर हो। तो उसमें आज के डेट पे व्हेन यू डिड योर इंजीनियरिंग, व्हाट वर द वाइल्डेस्ट मेमोरी दैट यू कैन रिमेंबर राइट नाउ? वाइल्डेस्ट मेमोरी हमने बहुत लड़ाइयाँ की अपने कॉलेज में, हड़तालें की हैं कॉलेज में। और वाइल्डेस्ट मेमोरी अगर याद करूँ तो मैंने फर्स्ट टाइम ना, मैं एक दोस्त की लड़ाई में शामिल हो गया था और मैंने भी लात भूसे बहुत मारे थे, जो कि मेरी पर्सनैलिटी ऐसे बिल्कुल नहीं है। और मैं सस्पेंड होने से बच गया था जस्ट बिकॉज कि मेरा नाम शर्मा जी का लड़का था है। तो इस वजह से लोगों को ऐसा लगा कि ये तो लड़ाई नहीं कर सकता, नहीं इसका नाम कैसे आ गया, ये ऐसा नहीं है, इसका नाम काटो। तो ऐसा ही हो गया था। और सस्पेंशन से एक्चुअल में मेरी पर्सनालिटी वैसी नहीं है ना, सॉफ्ट स्पोकन, वेरी स्वीट बॉय ऐसा था। और मैं कैसे लड़ाई कर सकता हूँ करके मेरा नाम वहाँ पे काट दिया गया था। और सारे के सारे मेरे दोस्त ऐसे मुझे देखे कि अरे ये तो बड़ा लड़ाई झगड़ा किया, इसका नाम कैसे नहीं है, हमारा कैसे आ गया। और सबके पेरेंट्स को बुलाया गया था, मेरे पेरेंट्स मतलब मेरे पहुँचा ही नहीं था बात। तो ये बड़ा अच्छा मेरा वाइल्डेस्ट है कि लाइक बीइंग अ वेरी स्वीट पर्सन, एंड मैं थोड़ा हाथ भूसे भी चलाया था वहाँ पे। एंड इट वाज अ गुड फाइट। मजा आया। तो अगर आपको लग रहा हो कि ये सिर्फ स्वीट है, तो शायद अब आपको समझ आ गया हो कि ये घुसे भी लगा सकते हैं। अब इंजीनियरिंग लाइफ में तो यार ये सब चीज़ें होती है। इंजीनियरिंग लाइफ में आपको मस्ती होती है, रैगिंग होती है, आप बंक करते हो, प्यार होता है, लड़ाइयाँ होती हैं, एवरीथिंग इज देयर। इसलिए तो बोलते हैं ना, एक इंजीनियर अगर इंजीनियरिंग क्रॉस किया तो वो सारे सिचुएशन झेल के वो बना है। बिल्कुल। एंड यू
आपने मेंशन किया प्यार होता है। मुझे जानना है आपका इंजीनियरिंग वाला प्यार या देखो, इंजीनियरिंग वाला लव। अभी तो मेरी शादी हो चुकी है ना। तो पुरानी बातें जो है ना वो हमेशा हम लोग ना उस पे पर्दा डाल देते हैं, रेत डाल देते हैं, मिट्टी डालो। आग जो जलती रहती है उसको बुझा देते हैं। तो इस बातों को ना यहीं पे ही आग बुझा दिया जाता है। नहीं तो क्या है ना, अगले पॉडकास्ट में ना मैं नहीं मिल पाऊंगा आपको। ओके भाभी जी, आई एम सो सॉरी, नहीं पूछ रहे हम इनको, इनका वैसे कोई नहीं, इंजीनियरिंग वाला प्यार इन अ नहीं गुड था। नोट मैं बताता हूँ Yeah. कि इंजीनियरिंग लाइफ में ना आपको सब चीज़ एक्सपीरियंस करनी चाहिए। एज अ पर्सन अगर मैं बोलूँ भाई, एक्चुअल में बताता हूँ, तो देयर शुड बी रिलेशनशिप, बिकॉज होना चाहिए। बिकॉज क्या होता है कि जब आप स्कूल से कॉलेज में जाते हो ना, तो यू शुड बी इन एवरी सिचुएशन जहाँ पे आप सीखते हो। एक रिलेशनशिप जो है, जैसे वो कैसा भी हो, आपको सिखाता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, बट इट मेक्स यू लर्न एवरी सिचुएशन, एवरीथिंग। तभी आपको समझ में आता है। अगर आपका एक अच्छा, आप उस रिलेशनशिप से सीखे हो कुछ, तभी आप अपने लाइफ पार्टनर को अच्छे से समझ पाओगे आगे, अगर जो भी होता है। तो रिलेशनशिप ऐसा है कि जो कॉलेज वाला होता है वो हमेशा एक टाइम पास वाला ही होता है, लेकिन उससे आप सीखते बहुत कुछ हो। ये चीज़ है। लाइक क्या होता है कि अगर मैं स्कूल की बात करूँ तो हम वी नेवर टॉक विद द गर्ल्स, हम कभी बात नहीं किए। कॉलेज में गए तो आपका इंट्रैक्शन होता है, आप बात करते हो, तो आप सीखते हो कैसे बात करना है, कैसे इंग्लिश बोलनी है, मतलब आप एक तहजीब में आ जाते हो ना, तो यू प्रिपेयर योर पर्सनैलिटी लाइक दैट। तो वो एक अच्छी बात है अगर कोई भी एक रिलेशनशिप हुआ हो किसी का, अच्छा या होता है। मैं पहले भी कहा कि खराब हो या बुरा हो मैटर नहीं करता, आपको जस्ट सीखना है उससे। पुरानी बातों को, खराब बातों को वहीं पे छोड़ दो और नई अच्छी बातों को पकड़ के आगे बढ़ो। तो दैट इज़ द थिंग इन एवरी रिलेशनशिप। हर किसी को वो चीज़ करनी चाहिए आज जो कॉलेज में है कि, एंड एक मैटर ये करता है कि आपको फोकस नहीं छोड़ना है कि आप किस लिए इंजीनियरिंग में आए हो या फिर करियर हो, तो वो चीज़ कभी नहीं छोड़ना। तो आजकल लोग 21-22 साल में भी शादी कर लेते हैं, बट दैट ऑन देयर टेक, मैं कुछ नहीं बोलूँगा उनके लिए। ओके सो इंजीनियरिंग से प्रोडक्शन, बीइंग एक्टर, डायरेक्टर, लाइक बतेरे चीजें, कैसे, किधर, क्यों, कैसे? अब पॉडकास्ट अभी लग रहा है मेरे को चालू हो रहा है यहाँ Yes. पे। हाँ, तो ऐसा था कि मेरा ना एक्टिंग से शुरू से ही शौक था। मतलब अच्छा। बचपन से ही मैं मतलब पापा मेरे थोड़े थिएटर वाले थे, एंड थिएटर में वो भारत भवन भोपाल में थे। तो वो थिएटर वगैरह में जब रायपुर में जाया करते थे तो मैं उनके साथ जाया करता था थिएटर वगैरह देखने के लिए। तो वहाँ पे मैं उनको देख देख के ना कॉपी करता था। अच्छा। कि सारे डायलॉग्स याद कर लेता था, पूरी स्क्रिप्ट याद कर लेता था, घर आके प्रैक्टिस करता था। उन्होंने मुझे देखा कि ये इसका भी इंटरेस्ट आ रहा है, तो सडनली क्या हुआ, एक नाटक हो रहा था, उसमें एक छोटे बच्चे का रोल था, तो पापा ने लेके चले गए और मैं वो रोल किया। तो जैसे ही जब मैंने वो स्टार्ट किया वहाँ से करना, तो मुझे मज़ा आने लगा। फिर हर गर्मी की छुट्टी जब भी लगती थी तो उस टाइम पे थिएटर होते थे, गर्मियों में थिएटर होते थे। इप्टा को मैंने ज्वाइन किया, तो मिर्ज़ा मसूद साहब थे, उनके अंडर मैंने मिट्टी की गाड़ी करके एक प्ले था, बहुत ही अच्छा। उसके करीबन 7-8 प्लेस अराउंड छत्तीसगढ़ हमने किए। एक दिल्ली में भी शो था जिसमें मैं नहीं जा पाया था क्योंकि मेरे 5th के एग्जाम्स थे। तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई एंड मेरा इंटरेस्ट वहाँ पे एक्टिंग को लेके बहुत ज़्यादा बढ़ते गया। देन मैं धीरे धीरे, जैसे ही मैं 10th 11th पे आया, तो मैंने तब तक बहुत सारे ऐसे ड्रामे कर चुके थे और बहुत सारे अच्छे अच्छे जो महारथी डायरेक्टर्स हैं छत्तीसगढ़ के, जो इप्टा के, कौशल नाट्य विद्यालय, जो बाहर बाहर से आते थे, चाहे वो भारत भवन हो या NSD से हो, उनके साथ मैंने काम किया। तो मेरा एक जो रेंज था मतलब एक्टिंग को लेके, वो धीरे धीरे और मेरे को लगा कि यार मुझे इसी में करना है, कुछ करना है। फिर इंजीनियरिंग क्यों किया? अगर आपको एक्टिंग में इतना ज़्यादा शौक आ चुका था और क्लैरिटी मिल चुकी थी कि इसी में करना क्या है, हम लोग ना मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, तो हमारे में ना हमारे पापा हमको ना कभी भी गरीब देखना नहीं चाहते हैं, या फिर ये कुछ कर ले करके ये देखना। और पापा को भी पता है रियलिटी क्या होती है मतलब लाइफ में, कि एक्टिंग उस टाइम पे अभी तो बहुत ही अच्छा है, अभी तो इंस्टाग्राम्स हैं, ये सब है, बट अगर मैं बात करूँ 2007-8 की, जब मैंने अपना 12th क्रॉस किया था और जब मैं कॉलेज जाने वाला था, तब उस टाइम पे इतना कुछ था नहीं रायपुर में। एंड एजुकेशन के लिए बाहर भेजना या फिर ड्रामे के लिए बाहर भेजना, उस समय एक बहुत बड़ा रिस्क हुआ करता था कि पेरेंट्स के लिए, कमिंग फ्रॉम मिडिल क्लास की, उतना एक थॉट प्रोसेस भी नहीं था। तो वो हमेशा यही सोचते थे कि भाई अपने बच्चे को कुछ बना लें हमेशा, क्योंकि ऑब्वियसली गरीब नहीं देखना चाहते ना। तो इसलिए मैंने फिर मतलब मेरे फ्रेंड्स एक्चुअली सब मैथ्स वाले थे, वो इंजीनियरिंग में जा रहे थे, एंड मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था इंजीनियरिंग में, बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। बट मेरे घर वालों ने बोला कि एक बार तू इंजीनियरिंग कर ले, क्योंकि मेरे बड़े भैया भी इंजीनियरिंग किए थे। तो इंजीनियरिंग कर ले, उसके बाद तेरे को जो करना है करना। मैंने तो BBA में भी एडमिशन ले लिया था। अच्छा। और एक डांस क्लास में बात भी करके आ गया था कि अब मैं BBA करूँगा, डांस क्लास करूँगा और यहीं पे एक्टिंग वगैरह कुछ देखूँगा करके।
बट एज यूजुअल कि मेरे सारे फ्रेंड्स थे इंजीनियरिंग में, तो मैं भी उनके साथ चले गया. ओके. एंड आई डोंट थिंक कि ये कोई मेरा रिग्रेट वाला डिसीजन था. इट वाज वेरी गुड डिसीजन कि जब मैं इंजीनियरिंग में गया तो जो पर्सनालिटी वहाँ पे डेवलप हुई वो आप भी आज एक इंजीनियर हो, तो वो मुझे बड़ा मज़ा आया इंजीनियरिंग लाइफ में. इंजीनियरिंग आपको पूरा मोल्ड करता है. यस, वो तोड़ता है, पछाड़ता है, ऊपर से फेंकता है, नीचे से उठाता है, वो सारी चीज करता है. हाँ. और एट द एंड जो प्रोडक्ट लाके देता है ना, दैट इज हु यू आर. उसको कून से ऐसे फाड़ के निकालता है कि यू गोना बी लुकिंग मतलब अमेजिंग. हाँ, जो कर चुके हैं या जो मतलब जैसे हम लोग किए हैं, तो वो एक जिस्ट है यार. मतलब अंदर से एक स्पार्क आ जाता है कि यार वैसे हमने मतलब प्रेशर में भी आके काम किया है, और ऐसी सिचुएशन आई है कि कल एक एग्जाम है और आज रात को भर पढ़ रहे हैं, कहीं से कुछ पेपर जुगाड़ रहे हैं, कहीं से ये कर रहे हैं. एवरी सिचुएशन वो लाइफ का देख चुके हैं. चीटिंग भी मैंने की है. टीचरों के सामने चीटिंग की है, और वो वहाँ से भी बच जाना स्मार्टली. मतलब एवरी सिचुएशन लाइक मेरे को याद है कि मेरा बैक लगा था, एंड मेरे फ्रेंड्स ने मेरे को, वो लास्ट अटेम्प्ट था, लाइक बैकलॉग फिर 3 और अटेम्प्ट्स होते हैं ना, लास्ट अटेम्प्ट था M2 का. मेरे फ्रेंड्स ने मेरे को बाकायदा आके हेल्प की थी. वो वॉशरूम में थे, एक वॉशरूम में मैं निकला, बाहर गया. ये मैंने कभी किसी को बताया नहीं है. देन मैंने उनको बताया ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसका आंसर बता करके. वो रेडी था पहले से, तो मेरे को उसको एक्चुअली मैं एक सिचुएशन बताता हूँ, बढ़िया स्टोरी है ना. मैं दोस्त का नाम नहीं लूँगा, तो सिचुएशन बताता हूँ. इंजीनियरिंग का एग्जाम 3 घंटे का होता है. पॉडकास्ट बड़ा ना हो जाए कहीं, पार्ट को अलग से रील में काट लेना. नहीं, गो फॉर इट, हमको भी जानना है. 3 घंटे का इंजीनियरिंग का पेपर होता है. मैथ्स M2 का पेपर था, मुझे कुछ नहीं आता था, मेरे को नहीं समझ में आता था मैथ्स. तो हमने डिसाइड किया कि जो एक बंदा था जिसको ना पढ़ने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, 32 रोल नंबर था उसका, रोल नंबर से वो समझ जाएगा, 30 या 32 था अगर देख रहा होगा तो हमने क्या किया ना कि हमने डिसाइड किया, मेरे और मेरे दोस्त ने, कि हम ना उसको सिखाएंगे कि मेरे को भी कुछ नहीं आ रहा है, उसको भी कुछ नहीं आ रहा है, तो हम ना उठ जाएंगे और वो निकल जाएगा 1 घंटे में ही, तो अपने को क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा. तो जैसे ही एग्जाम चालू हुआ तो मैं उसकी तरफ देखते रहा 1 घंटे तक, और जैसे ही मेरे को देखा 1 घंटे बाद जाने मिलता था बाहर कि आप छोड़ के जा सकते हो. तो मैंने बोला यार कुछ नहीं बन रहा है, चलते हैं करके. तो उसने भी बोला हाँ चलते हैं. मैं थोड़ा उठने की वो एक्टिंग किया, और उसको कि वो आगे बैठा था, मैं पीछे बैठा था, मेरा रोल नंबर 56 था, तो थोड़ा डायगनली बैठा था. तो वो उठ के निकल गया और मैं बैठ गया. अब इसका फायदा क्या हुआ कि मेरे दोस्तों ऑलरेडी पार्किंग में वेट कर रहे थे कि जैसे ही बाहर निकलेगा उसको क्वेश्चन पेपर ले लेंगे, और उनको पहले से पता था कि मैं कौन सा क्वेश्चन नहीं बना सकता हूँ, है ना. वो दोस्ती के लेवल देखो ना, उनको मेरी औकात पता है कि भाई ये बना सकता हूँ, ये नहीं बना सकता हूँ. उन्होंने क्या किया, सारा क्वेश्चन का ना छोटा चिट बना लिया, है ना. और या तो मेरे को याद कराने के लिए कुछ जो फॉर्मूलेज होते थे वो लेके आ गए. अब मैं वेट कर रहा हूँ कि कब आएंगे. तो ना क्लास के बाहर से ना वैसे वॉक करके निकले. सेंटर दूसरा हुआ करता था पहले तब हमारा. तो वो ना वॉक किया, तो मैंने देख लिया, है ना. तो वॉक कर गए. अब ये पता चल गया मुझे, हमने पहले सेटिंग करके रखी थी, तो वॉक करके ना वॉशरूम चले जाएगा. अब मैं निकल गया कि मैं वॉशरूम जाना है, 1 घंटे के बाद जाने मिलता है. गया वॉशरूम, वहाँ पे 2 लोग वेट कर रहे थे मेरा, वही वॉशरूम के अंदर गया मैं. फट मेरे को एक जन याद करा रहा है, ये एक जन मेरे को चिट भर रहा है, यहाँ पे रख देता हूँ. हाँ ठीक है. और फिर ये सब हुआ, फिर मैं आके फिर वापस लेगा. अब सीन हुआ कि हमने पूरी 3 घंटे की प्लानिंग करके रखी थी, इसके बाद भी अगर नहीं बना तो क्या करेगा. ठीक है, ऑप्शन भी होना चाहिए. अच्छा, उसका कंटिजेंसी भी था. हाँ बिल्कुल भाई, नहीं तो उनको मतलब कैसे पास तो होना ही है ना, श्योरिटी चाहिए. तो मैंने वो 2 क्वेश्चन ना आके बना लिए, 2-3 क्वेश्चन बना लिए. अभी भी मेरे को डर लग रहा था कि मेरे को 1-2 क्वेश्चन और चाहिए करके. तो फिर ना 2 घंटे के 3 घंटे का होता है, तो 2 घंटे के बाद ना एक और बार वो राउंड लगाया, तीसरे घंटे, मतलब जब 2 घंटे पूरे हो गए फिर वो राउंड लगाया. तो मैं उसको इशारा कर दिया कि तू वॉशरूम जा करके, मैं आ जाऊंगा. एक ही बार जाने मिलता है इंजीनियरिंग लाइफ में, टॉयलेट जो है दोबारा जाने नहीं मिलता है. लेकिन भाई अपने अंदर तो एक्टिंग थी ना. अपन ने क्या किया कि अपने एक घुट पानी पिया, उसको दबा के रखा, और मैम वॉमिटिंग आ रही है, और हल्का सा ना ऐसे मैम वॉमिटिंग आ रही है, और ऐसे करके रखा, और मैं दौड़ गया सीधा. मैम बोला वॉमिटिंग आ रही है मैम करके, है ना, कुछ अनईजी लग रहा है. पहले से पेट दर्द दे रहा है, ऐसे एक्टिंग चालू कर दी थी थोड़ा 5 मिनट पहले की फील हो जाए, थोड़ा हाथ सर पकड़ रहा हूँ, ये पकड़ रहा हूँ, और मैंने ऐसे एक्टिंग की और निकल गया. मैं कुछ नहीं बोली मैम, ठीक है. और मैं निकल गया वहाँ पे जाके, फिर उन्होंने मुझे 2-3 पर दिए, और ऐसे करके मैंने अपना M2 क्लियर. ओह माय गॉड, क्रेजी. तो भाई ये पार्ट में पापा मम्मी को मत पता चले तो अच्छा होगा यार. मम्मी पापा मौत हमारी तरफ से एक्सक्लूसिवली आपके लिए ये. अरे नहीं आपने बताया था मेरे को. अब मैं अपना एक किस्सा बताता हूँ. फ्लूइड मैकेनिक्स का एग्जाम था. हाँ.
ठीक है, आई एम अ फायर सेफ्टी इंजीनियर, अरे बाप रे। वेरी नीश, सुपर नीश, ठीक है। फ्लूइड मैकेनिक्स कुछ समझना है और मेरा प्लेसमेंट हो चुका था, पास तो ऐसे ही होने वाले थे। तो टीचर ने आके अनाउंस कर दिया कि ये क्वेश्चन आने वाला है, देख लेना। दैट वन क्वेश्चन इटसेल्फ वाज ऑफ 30 मार्क्स। एंड हमारे में सिस्टम क्या होता था, हमारे कॉलेज की एक सबसे अच्छी चीज ये होती थी, 33% पासिंग मार्क्स नहीं होता था। जो टॉपर है उसका 33% इज द पासिंग मार्क्स। उसका 33%। बेसिकली हार्ड है तो सबके लिए हार्ड है, Okay. इजी है तो सबके लिए इजी है। दैट वाज द रूल। 100 का 33 नहीं। ओके। अगर आपने 90 लाए तो उसका 33% इज द पासिंग मार्क्स, अच्छा। द टॉपर। हाँ। तो वो सिस्टम होता था। अब ऐसा था कि भैया 30 का है, 100 तो कोई लाने नहीं वाला, तो अगर ये आंसर कर लिया तो आप पास हो जाओगे। दैट वाज अ थ्योरम काइंड ऑफ थिंग, 10 पेज का थ्योरम था वो। अरे बाप रे। ठीक है, वो पहले ही आके बता दिया ये आने वाला है। तो मैंने बनाया एक छोटा सा फर्रा, इतने में 10 पेज को समराइज किया हूँ, टिक 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 टिक, पूरा एकदम बारीक राइटिंग में ना। और नहीं पता कैसे लोगों को पता चल गया मैंने बना के लाया हुआ है। मैंने जैसे ही कंप्लीट किया उधर से इशारा है, मैंने कैसे दूं भाई, इतने क्रॉस हो रहे कैसे दूं। ठीक, मैंने दिया, मतलब फिर मैं वॉशरूम गया, वहां रखा, मैं वापस आया, बंदा गया वहां से वो ले आया। ठीक, और हमारे में एक वाला सिस्टम नहीं था, हमारे में 2-3 बार जा सकते हैं वॉशरूम। ठीक है, हाँ। तो एट द एंड मैं तो एग्जाम दे के निकल लिया। मेरे को बाद में पता चला 7 लोगों ने वो फर्रा यूज किया पास होने के लिए। 7वां बंदा थोड़ा गधा था, थोड़ा मतलब थोड़ा ज्यादा गधा था। थ्योरम स्टार्ट्स विद अ डायग्राम। आपको डायग्राम बनाना होता है और उसके बेसिस पे आपको ABC सारा चीज करना होता है। बंदे ने पूरा थ्योरम बना दिया, डायग्राम बनाना भूल गया। अच्छा। ठीक है, गया वो एकदम टशन में, मैं तो पास हो जाऊंगा। ठीक है, रिजल्ट आया, बंदा फेल। सर मैं तो पूरा करके आया हूँ। बताओ क्या है ये? सर थ्योरम में आपने जो बोला था। डायग्राम का है। कौन सा डायग्राम? तो बेसिकली ही गॉट फेल्ड बिकॉज उसमें कोई डायग्राम ही नहीं था। डायग्राम ही नहीं था। तो ऐसे था, अगर आपने ये इक्वेशन बनाया तो इसका AB कौन है, कौन सा AB कौन सा है, CB कौन सा है? प्योर चीटिंग था ना, प्योर चीटिंग था भाई, बिना डायग्राम के तुम और सॉल्यूशन वो कैसे टीचर ने पूरा खुन्नस निकाला क्योंकि उस बंदे ने उन्हीं के सब्जेक्ट में कुछ तो भी लंबा चौड़ा कांड किया था आज से 2 महीने पहले। ओके। और उस बंदे को फेल कर दिए। अरे फेल कर दिए उसको। उस बंदे ने फिर से उस एग्जाम को दिया। कोइंसिडेंटली उस समय टीचर बदल चुके थे तो वो पास हो गया, वरना तो वो पास नहीं होने वाला था। सो इंजीनियरिंग के किस्से तो मस्त है, होते तो जबरदस्त है। तो अगर मैं बात करूं वहां से प्रोडक्शन जर्नी की, तो वो कैसे हुई? इंजीनियरिंग जब कर रहा था तो मेरा इंजीनियरिंग करते करते ही मेरा सेट था। एक्चुअली इंजीनियरिंग करते करते ना मेरा कम्युनिकेशन अच्छा था, मेरा कॉन्फिडेंस अच्छा था, मैं बहुत एक्सट्रोवर्ट था। Okay. तो मैं वहाँ पे क्या करता था कि कैंपस में बैठ जाता था ऐसे इंटरव्यू देने के लिए। ठीक है। तो वहाँ पे एक TBS टाटा टेली सर्विसेज की ना कंपनी आई हुई थी, तो मैंने ऐसे ही मस्ती में बैठ गया और वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हो गया। अच्छा। तो इंजीनियरिंग के बाद मैंने 3 महीना यहाँ पे टाटा टेली सर्विसेज में जॉब किया पहले। ओके। अब क्योंकि उस टाइम पे तो था मेरे मन में पहले से ही कि मुझे NSD जाना है, बट क्योंकि जॉब कर रहे थे तो सोचा कर लेते हैं, ये भी एक्सपीरियंस ले लेता हूँ। तो 3 महीने जॉब किया। अब मेरे बड़े भैया पुणे में थे, तो मुझे लगा कि यार यहाँ से निकलना पड़ेगा रायपुर से, थोड़ा और सीखना है, थोड़ा इंग्लिश इंप्रूव करनी है। तो मैं पुणे गया और पुणे में वॉक इन इंटरव्यूज़ देना स्टार्ट किया। फिर मेरी टाटा बिजनेस सपोर्ट में जॉब लग गई, एज अ कॉल सेंटर टाइप का था वो। ठीक है। एंड मैंने वहाँ पे जानबूझ के मैं वो वाली जॉब ली, क्योंकि मुझे वो गैप्स अपने अच्छे करने थे, कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग करना था, इंग्लिश थोड़ी अच्छी करनी थी। क्योंकि हम रायपुर में इतना, हमारा सराउंडिंग ऐसा नहीं था कि हम कंटिन्यू बोल पाएँ। तो क्योंकि आप मेट्रो में आप वैसे लोगों से मिलते हो, बातें करते हो, तो वो इंग्लिश में बोल रहे हैं, तो वो एक था कि करना है, फर्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। तो मैं वहाँ जाके अपना थोड़ा वोकैब और कैसे बोलना है, प्रोनाउंसिएशन कैसे ठीक करना है, अभी भी बहुत वीक है, लेकिन थोड़ी बहुत ठीक हो गई उसके बाद वहाँ जाके। काफ़ी अच्छी अभी तो मैंने वो चीज़ की, कॉल सेंटर में जॉब किया वहाँ पे 3-4 महीने अच्छे से रगड़ के जॉब किया, बहुत सीरियसली जॉब किया। देन ना डेट पास आ रही थी मेरी NSD एग्ज़ाम्स की, जो होते हैं जून में होते हैं। तो मैंने फेब में वो जॉब छोड़ दी 2014 में, एंड मैं वापस रायपुर आ गया। आई प्रिपेयर्ड फॉर NSD के लिए मेरे सारे क्राइटेरिया फुलफिल थे, मेरे पास सारे सर्टिफिकेट्स थे, रिकमेंडेशंस थे, सब कुछ थे। तो मैंने उसका फॉर्म भरा। NSD इज़ अ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, बहुत लिमिटेड सीट्स होती है, एंड वेरी, जैसे मनोज वाजपेयी एंड विजय राज, बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो वहाँ से निकले हुए हैं। तो वो एक था कि वहीं जाना है, NSD जाना है। देन मैं जून में NSD के लिए गया, तो मेरा रिटर्न क्लियर हो गया था। मेरा इंटरव्यू में मेरे को रिजेक्ट कर दिया गया, ओके, बिकॉज ऑफ वेरी यंग था उस टाइम पे मैं। सो वो जायज़ है, क्योंकि बहुत कम सीट्स होती है एंड लोग बहुत सालों से
तैयारी मेहनत करते कर रहे मतलब होते 1 साल नहीं हुआ, दूसरे साल, तीसरे साल, ऐसे 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 लोग थे। Okay. एंड आई वाज वेरी यंग अमॉन्ग्स देम। तो मुझे लगा ही कि वहाँ पे किसी ने बोला भी नेक्स्ट ईयर आओगे तो हो जाएगा, यू हैव अ पोटेंशियल, आपका सब कुछ अच्छा है। तो फिर मैं बोला चलो ठीक है नेक्स्ट फिर ट्राई करता हूँ, इस साल नहीं हुआ तो, क्योंकि लिमिटेड सीट्स है ना, वो देखते हैं कौन ज़्यादा मोस्ट पोटेंशियल कैंडिडेट। हाँ मोस्ट पोटेंशियल और कौन ज़्यादा सीरियस है, वो भी Okay. टेस्ट करते हैं, आपका Okay. पेशेंस भी बहुत टेस्ट करते हैं। बिकॉज क्या है, आपको सारी चीज़ें वहाँ पे फ्री रहती है, रहना अच्छा। खाना एवरीथिंग इज फ्री फ्रॉम द गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड, सब चीज़ स्कॉलरशिप मिलती है वहाँ पे। ओके। तो बट वो बंदा बन के निकलता है वहाँ से, एक्टर बन के निकलता है। इट्स वेरी फाइन, मतलब बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है गवर्नमेंट का। सो मेरे दिमाग में भी था कि मुझे अब करना है, लेकिन दिल्ली तो रह नहीं सकते, अब दिल्ली से वापस रायपुर आ गए। तो रायपुर में फिर घर में बोला कि यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है एक्टिंग से रिलेटेड, यहाँ पे ना थिएटर अच्छे से होते हैं ना फिर कोई इंस्टीट्यूट है, तो मुझे मुंबई जाना है करके मैंने थोड़ा घर पे बोला। तो पापा बोले ठीक है ट्राई कर ले करके, 2 साल ट्राई कर ले जा। तो ऐसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई कि 1 जुलाई 2014 को मैं सामान वामान पैक करके मुंबई पहुंच गया। ओके। एकदम जैसे बच्चे जाते हैं स्कूल 1 जुलाई को, वैसे ही मैं स्कूल समझ के मुंबई पहुंच गया। घर वर देखा मैंने, घर वर ले लिया था वहाँ पे ऐसी फ्लैट एंड फ्लैटमेट से। देन आई स्टार्टेड गिविंग ऑडिशंस, और ऑडिशंस देते देते विद इन 15 डेज मेरे को एक पहला ऐड मिला। MMRDA गवर्नमेंट का ऐड था, जो कि अभिषेक चौबे जी डायरेक्ट कर रहे थे, उड़ता पंजाब के डायरेक्टर। ओके। एंड बहुत ही अच्छा बड़ा ऐड था वो, बड़े प्रोडक्शन का ऐड था। सो उस ऐड के मुझे ना 30,000 रुपये मिले क्या बात कर रहे हो? एक दिन के। क्या बात कर रहे हो? और मज़े की बात बताऊं, मेरे सारे दोस्त उस टाइम तक कोई कंपनी में जॉब कर रहे थे, IT कंपनीज में। एंड उस टाइम पे 2014 में 15,000 18,000 की जॉब में ज्वाइन किए थे पर बिल्कुल मंथ। बिल्कुल बिल्कुल पर उस समय मंथ वही की रेट जॉब था। ज्वाइन हाँ। किए थे। तो जब मुझे ये ऑफर आया, और तो मैंने अपने दोस्तों को फ़ोन किया और बोला कि क्या कर रहे हो यार करके। तो बोला, मैं पूछा तुम्हारी सैलरी कितनी है? तो बोला कि 15,000 कट के मिल जाता है, 18 कुछ है करके। तो मैं बोला तेरे को पता है मेरे को एक दिन के शूट का कितना मिल रहा है यहाँ पे? तो बोला कि कितना? मैं बोला 30,000 मिल रहा है। तो दे वर वेरी हैप्पी। ऐसा नहीं कि वो शॉक हुए, बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे। भाई क्या बात है यार, बहुत खुश हुए मेरे दोस्त कि यार 30,000 मिल रहा है। और मैं बोला यार कि लेकिन आप ये देखो ना, वो आपको एक दिन का मिल रहा है, नेक्स्ट डे तो आपके पास कुछ नहीं, कुछ नहीं डोंट है। हैव एनी वर्क। यस सो एवरी डे इज़ अ न्यू डे इन मुंबई। यस। तो वो वाला मैंने ऐड किया। फिर मैं ऑडिशंस देना स्टार्ट किया। बीच में मेरे को क्राइम पेट्रोल का एक छोटा सा सीन मिला, वो भी मैंने कर लिया, वो भी बहुत अच्छा था। ओके। एंड देन फिर मैं ऑडिशंस देते देते एक फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डे का ऐड था, जो मैंने क्रैक किया था 2014 सितंबर में। तो सितंबर 15 के आसपास मैंने वो भी शूट किया। ठीक है। एंड वो काफ़ी अच्छा ऐड था, वो भी बड़ा। फिर नेक्स्ट मंथ मैं फिर ऑडिशंस देना स्टार्ट किया। तो हर महीने मैंने काफ़ी ऑडिशंस देता, 30 से 40 ऑडिशन दे देता था। क्या बात कर रहे हो? मेरा एक डायरी बना के रखा था जिसमें ना लिखता था आज कितना ऑडिशन दिया, कल कितना ऑडिशन दिया, क्योंकि ना अभी तो क्या है, बहुत ऑनलाइन हो गया है। हाँ, 14-15 में क्या होता था, देयर इज नो, मतलब कोई इंस्टाग्राम नहीं है, कुछ ये नहीं है, मतलब व्हाट्सएप ही बस था जिसमें मैसेज आते थे। तो हमको जा जाके कास्टिंग डायरेक्टर्स के ऑफिस में जा जाके खड़े रह के घंटों वेट करके ऑडिशन देना पड़ता था। और जिस ऑडिशन में आप फिट हो उसी चीज के लिए आपका ऑडिशन लेते थे। अगर आप फिट नहीं हो तो नॉट फिट बोल के आपको भगा देते थे। हाँ कि यार ये कैरेक्टर नहीं फिट है, जाओ दूसरा देखो करके। तो ये सीन था। तो आपको ऐसा नहीं है कि आप दिन में अगर 15 जगह जा रहे हो तो हर जगह आपको ऑडिशन मिलेगा। 5 जगह 2 जगह में मिल गया, आपका फिट हो गए, तो कहीं पे पता नहीं चलता था कि यहाँ पे चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो बहुत भटकते मतलब डेली मुंबई की जो लाइफ थी वो डेली ऐसी थी कि 10 बजे मैं घर से निकलता था और शाम को 6-7 बजे तक घर आता था। एंड उस 4-5 जितने भी घंटे बाहर रहता उस दौरान सिर्फ यही रहता था कि आज यहाँ ऑडिशन देने आना है, आज यहाँ ऑडिशन देने आना है, लिस्ट बनी हुई है, हाँ यहाँ जाना है करके सॉर्टेड था पूरा। तो लोग मिलते थे, बहुत हेल्प करते थे, तो जाते थे हम साथ में, ग्रुप मिल जाता था कोई, तो कोई कहीं मिल गया तो बता दिया। तो ये करते करते फिर फ्री चार्ज का एक ऑडिशन मैंने क्रैक किया। अच्छा। एंड इसका कास्टिंग किया था उन्होंने अपने ये, अरे यार पताल लोग के जो कास्टिंग डायरेक्टर हैं। ओके। अरे बहुत अच्छे कास्टिंग, नाम भूल रहा हूँ मैं भी भाई तुम्हारा, कैसे, अरे एक्टर भी है वो। आयुष्मान की कौन सी मूवी आई थी, अरे यार स्त्री में जो तीसरा कैरेक्टर है, क्या नाम है उसका यार, मैं नाम कैसे भूल गया। तो उसकी कास्टिंग बे करके कंपनी का नाम है। तो उन्होंने कास्ट किया मुझे। एंड फ्री चार्ज का एक सोलो ऐड था। सोलो ऐड था, यस। उसकी किस्मत, वो ऐड की मेरी किस्मत इतनी अच्छी थी उस टाइम पे ना, 2014 में मोदी जी का चुनाव था।
इलेक्शन थे मतलब, ओके, हाँ मोदी जी फर्स्ट टाइम बने थे उस टाइम पे पीएम। हाँ, तो इलेक्शन चल रहा था, तो इलेक्शन के टाइम पे उन्होंने पूरा कैंपेन चलाया था, सारे न्यूज़ चैनल्स पे वो ऐड चला, ओके, सारे न्यूज़ चैनल्स पे। और फ्री चार्ज उस समय लॉन्च, मतलब 1-2 साल ही हुए थे उसको लॉन्च हाँ हुए, हाँ मतलब हाँ, काफ़ी टाइम से लॉन्च हो गया, बट वो ऑफर्स चला रहे थे यस, क्योंकि एसएमएस और ये सब चलते थे ना उस टाइम पे। हम्म, तो वो बड़ा एक हिट हो गया, तो लोग फिर मुझे थोड़ा पहचानने लग गए वहाँ पे, कास्टिंग डायरेक्टर्स। ओके, तो उसका फ़ायदा मुझे ऐसे मिला कि जनवरी में एक ऐड बन रहा था गल्फ इंजन ऑयल का, एमएस धोनी के साथ। वाओ, तो वो ऐड में मैं डायरेक्ट सिर्फ लुक टेस्ट के लिए मुझे बुलाया गया था, मैं उसका ऑडिशन नहीं दिया था। ओके, तो डायरेक्ट किसी ने देखा वो ऐड, और किसी ने वाया कॉल किया, किसी ने मेरा नंबर निकलवाया, फिर किसी एक कास्टिंग डायरेक्टर ने मुझे कॉल किया, एंड देन दे प्लेस मी टू द लुक टेस्ट कि आप ये लुक टेस्ट लेने के लिए आओ। देन वहाँ पे प्रोडक्शन वालों ने मेरा लुक टेस्ट देखा, देन दे फाइनलाइज। तो वैसे मेरे को मतलब इधर उधर से फ़ोन घूम के, ये बंदा कौन है, इसका नंबर निकालो, फिर ये ऐसे करके। तो तो यू हैव वो, वर्कड विद एमएस धोनी, हाँ, वो सीन साथ में नहीं लगा था, बट या एमएस धोनी के साथ एक फ्रेम है मेरा, क्रोमा फ्रेम है वो। नाइस, तो ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, हम्म, ओके। तो और इस टाइप के और क्या इनसाइट्स रहे हुए, और किसके किसके साथ आपने वर्क किया हुआ है? मैंने प्रियंका चोपड़ा के साथ एक ऐड किया है प्रोइस का, जिसमें मैं कट गया हूँ, थोड़ा सा दिखा हूँ। किस में थे? So sorry. प्रोइस का एक ऐड था प्रियंका Okay. चोपड़ा का, हाँ, जनवरी 2015 में मैंने किया था, 31 जनवरी को, याद है मुझे डेट। ओके, उसके बाद मैंने विक्रांत मैसी के साथ एक ऐड किया है अप्रैल 2014 में, फिनोलेक्स एलईडी का। वाओ, विक्रांत मैसी उस समय बालिका वधू कर चुके थे, एंड ही वॉज, वो वेब सीरीज़ वगैरह में और ये सब में आए नहीं थे उस समय, ही वॉज ट्राइंग कि वो कर रहे थे, या, बट ही वॉज वेल नोन एट दैट टाइम ऑल्सो। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी उनके साथ कि मैं उनके साथ 4 घंटे एक वैनिटी में स्पेंड किया, वाओ, विच वॉज लाइक लाइफ लर्निंग लेसन फॉर मी। बहुत सारी चीज़ें, बहुत बातें हुई हमारी, बहुत सारी बातें हुई, एंड बहुत कुछ उनसे उन्होंने इनसाइडर्स शेयर किए, टिप्स दिए मुझे, लाइक एज एन एक्टर क्या करना चाहिए, कैसे वर्क करो। सो वो मीटिंग मैं कभी अपनी लाइफ में नहीं भूलूंगा। एक टिप, हाँ, हाँ? एक टिप जो उन्होंने आपको दी? एक टिप ये है कि कंसिस्टेंसी। एक्टर शुड नेवर फील लाइक कि वो हार गया है। एवरी डे यू डू एक्टिंग इन लाइफ। ओके, लाइक मैं अगर आज घर में हूँ तो मैं भी एक्टिंग कर ही रहा हूँ, ओके, कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो चीज़ है, और मैं परस्यू करता हूँ डेली लाइफ में, चाहे मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैं घर पे ब्रश कर रहा हूँ, मैं कुछ भी एक्टिविटी कर रहा हूँ, देयर इज एक्टिंग, एंड एवरी वन इज डूइंग एक्टिंग। यू जस्ट नीड टू ऑब्जर्व कि क्या चीज़ें क्या प्लेस करनी है, कैसे। तो लाइक इफ़ यू आर प्लेइंग अ कैरेक्टर इन अ फिल्म, या उस कैरेक्टर को कैसे अडॉप्ट करो। आप भी एक कैरेक्टर हो, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल, आपकी एक स्क्रिप्ट है, यू हाँ, यू आर डूइंग, है ना। या, तो आपका पर्सोना, अब मुझे आपको पकड़ना है ओके, है ना, लाइक मुझे प्रखर बनना है, ठीक तो है, मुझे वो ऑब्जर्व करना पड़ेगा, समझ गया, मुझे वो समझना पड़ेगा कि प्रखर कैसे बैठता है यार, प्रखर कैसे बात करता है, एंड देन जब मैं वो अडॉप्ट करके वो पोर्ट्रे कर रहा हूँ, देन दैट इज एक्टिंग। Yeah. लाइक कि मैंने आपको पकड़ लिया। तो बहुत सारी बातें हैं यार, मतलब Okay. कि So जब आपने इनके साथ वर्क किया, हम्म, 3 big players that I can hear about, हाँ ठीक है, so are they same as what they are in Instagram or in movies? यार, वो इंसान है यार, सब सब इंसान है, जैसे मैं, मतलब इंसान है सब, ऐसा कुछ नहीं है कि वो कोई सुपरस्टार वाला हो रहा है या कुछ है, ऐसा नहीं है बिल्कुल। लेकिन वो हमको दिखता है कि अच्छा। लोग इतने सारे घूम रहे हैं उनके साथ में, लेकिन जब आप उनसे बात करो तो वो बहुत ही हम्बल है। जितने भी Okay. लोगों के साथ अगर मैं मिला हूँ या बात किया हूँ, बहुत ही अच्छे हैं। कि इफ़ यू विल टॉक देम विद इन ऐसे माहौल में अगर आप बात कर रहे हो जहाँ पे सिर्फ आप और वो बैठे हैं, तो वो आपसे शेयर करेंगे अपनी बातें। ओके, इवन मैं ताहिर राज वसीम के साथ में एक कॉफ़ी टेबल पे मिला था, क्या बात है, सीसीडी में मिल गया था मैं उनको ऐसे ही, बस आए। ताहिर भाई का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ एक्चुअली। अच्छा, तो अच्छा, मैंने ना मर्दानी देख ली थी, और मैं मतलब वेट कर रहा था यार, ये बंदा कहीं टकरा जाएगा ना मुंबई में, तो मैं इसको मिलूंगा जाके और बात करूंगा। तो मैं ना 17 में ना कास्टिंग डायरेक्टर कविश सिन्हा के अंडर काम कर रहा था, अच्छा नाम है उनका, बहुत ही अच्छे कास्टिंग डायरेक्टर हैं। तो मैं ऐसी सीसीडी में बैठा हुआ था, हम लोग शाम को बैठते थे यूजुअली सब पूरी टीम भी। तो ताहिर भाई ना उधर बैठे हुए थे कॉर्नर में, मैं देख लिया था उनको, और मैं थोड़ा हेजिटेट कर रहा था, भाई मिलूंगी नहीं मिलूँ। मैं बोला भाड़ में जाए, मिलता हूँ जाके। मैं बोला सर आप फ्री हैं 2 मिनट? तो बोले हाँ। वो किसी का वेट कर रहे थे, वो कोई आने वाला था। तो मैं बोला सर 2 मिनट लूँगा बस। तो मैंने उनसे एक ही चीज़ पूछी कि सर जो आपने ट्रेनिंग की है, जो उन्होंने एक्चुअली ना एक एडवांस इन एक्टिंग कुछ कोर्स किया था जो मुझे ठीक है। जानना था। मैंने उनसे वही पूछा कि एक्टिंग के बारे में कुछ बताओ मुझे, क्या कर सकते हैं करके, आई रियली एडमायर योर वर्क करके।
तो उन्होंने शेयर किया, बिल्कुल मैं बैठा उनके साथ 2 मिनट बातें की। और ऐसा नहीं है कि आपको कोई भगा देगा या कोई, वो तो हमको दिखता है ना, क्योंकि जब कोई स्टार चल रहा है कहीं इवेंट में जा रहा है या कहीं दिख रहा है तो इतने बाउंसर्स है, इतने लोग हैं, तो आपको लगता है अरे क्या ये स्टार है ये। लेकिन जब आप एक रूम में बैठे हो तब तो वो एक इंसान ही है ना आपके सामने, एक नॉर्मल, यू जस्ट टॉक, करेक्ट। वो वाली चीज़ है। नाइस नाइस। आपने बहुतों का फोटो शूट वगैरह भी कुछ किया हुआ है, मुझे जितना पता चला है। हाँ, मतलब रायपुर में किया है वो। हाँ। सो रायपुर में CCL हो रहा था, Okay. सेलिब्रिटी प्रीमियर लीग। सो इनका फ़ोटोशूट होना था यहाँ पे। उसमें सारे मुंबई के जितने भी टीम्स हैं इनके, तमिलनाडु की, बिहार की, पंजाब की, मुंबई की, तो सारे सेलिब्रिटीज़ हैं और सारे स्टार्स हैं। कोई साउथ का स्टार है, मुंबई के सारे स्टार्स हैं उसमें, भोजपुरी के स्टार्स हैं, पंजाब के स्टार हैं, परशित खुराना था उसमें, सोनू सूद हैं। तो वो सारे के सारे ना रायपुर आए हुए थे। ओके। एंड प्रोडक्शन चाहता था कि उनको एक फ़ोटो शूट कराना है अर्जेंट बेसिस पे, बिकॉज कोई प्रोडक्शन वहाँ से फ्लाई करके आ नहीं पा रहा था। देन किसी ने पता नहीं कहाँ से किस को लगा कि अरे आदर्श रायपुर में बैठा हुआ है, उसको कॉल लगाया जाए। या कोई पता नहीं कहाँ से नंबर मिल गया किसी को, कि किसी को यहाँ पे कॉल आया होगा तो उसने बोला होगा नहीं मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं एक भैया का नंबर दे रहा हूँ, उनसे बात कर लीजिए, वो कर सकते हैं। क्योंकि जब एक स्टार का शूट होता है या फिर कोई भी छोटा सा भी शूट हो, फोटो शूट ही हो, कुछ भी वीडियो शूट हो, तो वो चीज़ का मुझे एक्सपीरियंस था, क्योंकि असिस्टेंट डायरेक्टर था मैं पहले। तो जब एक सेट लगता है, अगर छोटा सा भी काम के लिए अगर कोई स्टार आ रहा है, तो वहाँ पे सब चीज़ें होनी चाहिए। मतलब मेरे को वो एक एक्सपीरियंस था कि व्हेन यू आर शूटिंग विद अ स्टार, क्या क्या पैरामीटर्स होने चाहिए, क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या ऑन स्पॉट क्या होना चाहिए, कैसे करना है। तो उस चीज़ का एक्सपीरियंस था मुझे करके, शायद मुझे वो काम मिला ओके। कि दिस इज़ द राइट गाय, कि इसको ये शॉर्ट नोटिस पे कर देगा करके सब चीज़ें अरेंज। तो मैंने वो काम किया, तो वो अच्छा था एक्सपीरियंस। मैंने सोहेल खान, शरद केलकर, आफ्ताब शोस्तानी, रितेश देशमुख, मतलब सभी थे उसमें, और सोनू सूद, परशित खुराना, बहुत सारे लोगों को मैंने डायरेक्ट किया उसमें। एंड आई डायरेक्टेड फोटोशूट पूरा। ओके। एंड हर्ष गुप्ता ने फोटो शूट किया था, मैंने उसको, हर्ष गुप्ता ने किया था। गुप्ता जी। सानिद वॉज हैंडलिंग एवरीथिंग। ओके। सानिद था, मैं था, हर्ष गुप्ता थे, तो हम लोग सब ने मिल के वो चीज़ किया। ओके। गुप्ता जी सब ने। नाइस। तो अभी मुझे एक चीज़ बताओ, दैट इज़ कि ग्लैमर इंडस्ट्री ने दिखती बहुत अमेजिंग है, बहुत सारा लाइट्स, पपराजी वाली फीलिंग, बाउंसर्स, ये वो भतारी चीज़ें मिलती है। रियलिटी क्या है? क्या एक्चुअल में वो अपनी लाइफ में खुश भी होते हैं? डू दे गेट अ चांस टू लिव देयर लाइफ एज एन पर्सन? नहीं, अगर मतलब अभी आप देखोगे, सबसे बड़ा एग्जांपल बताता हूँ कि विराट कोहली का एग्जांपल ले लो। व्हाई ही शिफ्टेड टू लंदन, बिकॉज ही वांटेड टू लिव अ सिंपल लाइफ, जो वो इंडिया में शायद नहीं जी पा रहे थे। कि वो निकले बाहर गुपचुप खाने के लिए, ठेले में कुछ खा लें, या अपनी बेटी के साथ वॉक करने निकल जाना, वो पॉसिबल नहीं हो रहा था उनके लिए। तो उनको लगा कि यार मैं तो इधर शिफ्ट हो जाता हूँ। तो ये एक, जब एक सेलिब्रिटी है तो एक बहुत मुश्किल हो जाता है, मतलब प्राइवेसी लाइफ थोड़ी सी वो हो जाती है। ओके। कि कहीं भी आप निकल गए हैं तो वो पब्लिक आ जाएगी, अब एवरीवन वांट्स टू क्लिक द पिक्चर, तो वो एक दिक्कत है यहाँ पे। और खुश नहीं रहते होंगे इस वजह से, यही सबसे बड़ा रीज़न है कि भाई यार कहीं भी जाओ भीड़ आ जाती है यार, कैसे करें करके। तो वो चीज़ एक है, मेरे को लगता है कि बस वो, बाकी सब चीज़ें वो अपनी लाइफ में खुश हैं। जिसके पास पैसा है भाई, खुशी है। ओके। जैसे मैंने अक्षय कुमार का ना एक वो सुना था, इंटरव्यू सुना था, तो अक्षय कुमार बोला यार मेरे को ना एक दिन ना बहुत दुखी फील हो रहा था, बहुत ही दुखी फील हो रहा था, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मैं अपने घर से नीचे उतरा, अपने बंगले को देखा, गैरेज में देखा 5-6 गाड़ियाँ खड़ी है। मैं बोला यार घर है, गाड़ी है, किस चीज़ का दुख फील कर रहा हूँ यार मैं। ये उन्होंने बोला। मैं वहाँ पे सोचा भाई बात तो सही कर रहा है। देखो मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि पैसा ही सब कुछ होता है, बट पैसे से आप खुशी ले भी सकते हो। लाइक अगर आप दुखी हो, आपको लग रहा है मेरे को ट्रैवल करना है, अब भाई पैसा होगा तो जाओगे, है ना, घूमोगे, कि भाई लग्जरी लाइफस्टाइल जियोगे, अच्छी होटल में रुकोगे, तो उसके लिए पैसा चाहिए ना। देन पैसा करने के लिए आपको भाई मेहनत करके कमाना पड़ेगा। तो पहले इंसान जो है वो मेहनत करता है, पैसे कमाता है, फिर वही थोड़े पैसे आते हैं तो फिर उसको अपनी थोड़ी बहुत खुशी जीने के लिए वो जाता है बाहर। और ख़त्म हो जाते हैं फिर पैसे। फिर वापस आता है, फिर मेहनत करता है, जो मैं जी रहा हूँ अभी। ओके। अब मुझे बताओ ना, जैसे बहुत सारी ऐसे खबरें होती हैं, कुछ असली होती है और कुछ बनाई गई होती है। किसके द्वारा?
लोगों के द्वारा, मीडिया के द्वारा और उन्हीं के फैंस के द्वारा. So there are multiple newses that comes out in the market from संजय दत्त के केस से लेकर अभी के सारे केसेस को आप पकड़ लो. आज के डेट पे दीपिका पादुकोण जी ने काल्की 2 में मना कर दिया कि उनको नहीं करना है. She backed off. That's a very big hype right now. That's a very big hype. अच्छा, ठीक है, ये मुझे नहीं पता. हाँ, तो उन्होंने काल्की 2 जो उनका सेकंड पार्ट आ रहा था उसमें उन्होंने मना कर दिया that she'll not be doing. ओके, ठीक है. एंड वहां पे संजय दत्त के टाइम पे जब उनके घर में गन मिली थी, वो सारी चीज. अब इस बीच में और भी चीजें हुई थी, जैसे कि फॉर एग्जांपल सुशांत सिंह राजपूत जी का जब मर्डर कम डेथ हुआ था. यस, ठीक है. तो वो चालू वहां से हुआ, इट वेंट टू अ ड्रग केस, फिर वहां से और कुछ हुआ, फिर इट वेंट टू रिया चक्रवर्ती, फिर वहां से इट वेंट टू आर्यन खान. बहुत सारी चीजें. क्या है ये और ये क्यों है यार? ये मीडिया का बज है. ओके. इंस्टाग्राम का भी बज है. इंस्टाग्राम पे तो आधी चीज़ें फेक होती हैं. न्यूज़ जो हम देखते हैं, और आजकल के न्यूज़ चैनल्स भी तो बहुत ऐसे कॉमेडी शो टाइप के हो गए हैं. बिल्कुल. मतलब मन ही नहीं करता देखने का. सबसे बेस्ट होता है न्यूज़पेपर. ओके. जो कि हम पढ़ते नहीं हैं. मैं तो पढ़ता ही नहीं हूँ. जब से ये फ़ोन आया है, पता नहीं यार, फ़ोन में ही मन लगता है, देखता ही नहीं हूँ कभी न्यूज़. ऐसा लगता है, मतलब पहले जब छोटा था तो न्यूज़पेपर पढ़ के ही समझ में आता था कि शहर में चल क्या रहा है. इतना सोचता ही नहीं था, इतना सोचने की क्षमता ही नहीं थी. लेकिन जब से फ़ोन आया ना, मैं सोचता बहुत चालू कर दिया हूँ. okay. और लोगों की तकलीफ भी बहुत होने लग गई है मेरे को, कि यार क्या है ये जीवन में, क्या चल रहा है. तो मेरे ख्याल से तो मतलब हमको सबसे पहले तो जो अवॉइड यही करना चाहिए कि फॉल्स और फेक न्यूज़ को थोड़ा सा कम करें. अपने इंस्टेंट्स पे भरोसा करें. अपने इंस्टेंट अगर स्ट्रांग रहेंगे, स्ट्रांगली सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, तो फिर हम थोड़ा सोच पाएंगे कि भाई क्या चल रहा है ये जीवन में, ये न्यूज़ सच है कि नहीं. ये मतलब अब देखो ना, अब कोई जितने भी केसेस की आपने बात की, चाहे सुशांत का हो या संजय दत्त का हो, जैसा पोर्ट्रे किया गया हमको वैसा ही लगा कि यार ये तो ऐसा ही होगा. बिल्कुल बिल्कुल. लेकिन क्या पता उसका कुछ डार्क ट्रुथ भी होगा जो हमको नहीं पता, जो नहीं आया होगा कभी सामने, या नहीं लाना चाहते होंगे. ये तो फिर कहीं ना कहीं गलत है ना. इसमें हम क्या कर सकते हैं भाई? मतलब इट्स ऑल मीडिया. ओके. एवरीथिंग. मैं बोला ना कि सब बिके हुए हैं. न्यूज़ चैनल्स, मैं भाई किसी भी न्यूज़ चैनल को मैं टारगेट नहीं कर रहा हूँ या बोल नहीं रहा हूँ, बट जो स्पॉन्सर्स हैं न्यूज़ चैनल के, फाइनेंसर्स हैं, मेरे ख्याल से शायद वो बोलते होंगे ये न्यूज़ चला दो. भाई जब वो न्यूज़ पढ़ते होंगे, चलाते हैं. हाँ, जब न्यूज़ पढ़ते होंगे तो उनको पढ़ के लगता होगा ना कि भाई ये रियल है कि नहीं. जो एंकर है उसको भी तो फील होता होगा ना, यार ये सच है कि नहीं, मैं क्या बोल रही हूँ, सोच समझ के बोल रही हूँ कि नहीं, व्हाट इज़ राइट और रॉन्ग. एक इंसानियत के तौर पे व्हेन यू आर डिलीवरिंग, यू आर अ फेस ऑफ इंडिया. एक न्यूज़ चैनल का फेस हो, मैं तो आप पे ट्रस्ट कर रहा हूँ सालों से. बिल्कुल. तो आप ही को देख रहा हूँ, तो आप जैसा बोलोगे मैं वैसा मानूंगा. अगर वो गलत बोल रही है तो मैं गलत को सही मान लूँगा. बिल्कुल. मेरे को उसमें वो नहीं है. वो ये उनका कॉल है यार, ये वो कैसे उसको पोर्ट्रे करते हैं, कैसे लोगों को वो बना रहे हैं. अभी वो गोधरा कांड के ऊपर जो मूवी बनी है अभी, जिसमें विक्रांत मैसी जी थे. हाँ, मैंने देखी मूवी. अच्छी मूवी है. हाँ, विक्रांत मैसी डिड अ गुड जॉब. ग्रेट जॉब. उसको मिलना चाहिए उसके लिए. करेक्ट. सो जब वो मूवी रिलीज हुई, और जो उसमें बताया गया कि कैसे उस पूरे इंसिडेंट को छुपाया गया था, कैसे it was just spinned in the market, and what was the reality, and no one was talking about the people who died. They were all were talking about कि there was a mishap, ट्रेन में आग लग गई, फिर उसको एक पॉलिटिकल इशू बना दिया गया, इन सारी चीजें. एक्चुअल में जो था it was a religious factor, and बहुत सारी चीजें हुई. एंड वहां से समझ आता है कि what happened years back, 2-4 दिन की बात की नहीं है, बहुत पहले की बात है. इट हैपेंड इन 2016 और 2017 के आसपास की बात है वो. नहीं, और पहले की बात है एक्चुअल में. नरेंद्र मोदी पीएम बने उससे पहले की बात है. गुजरात के पीएम. हाँ जी, जब सीएम थे तब की बात है ये. तो आज के डेट पे जब वो इतना बड़ा शिफ्ट इतने टाइम बाद पता चल रहा है, तब समझ आ रहा है कि हाउ मच थिंग्स हैव बीन एक्चुअल रियलिटी वर्सेस रियल वर्सेस रियल. यार ये जो टॉपिक है बहुत सेंसिटिव है. हाँ. इसके बारे में मोदी जी को भी नहीं पता, तो हम लोग कैसे बोल सकते हैं, है ना. आज तक उन्होंने कुछ बताया नहीं क्लियरली. तो ये मैं कौन होता हूँ? मैं तो इतने बड़े समुंदर में एक छोटे का बूंद भी नहीं हूँ यार. मैं कैसे बोल सकता हूँ ये चीज़? मतलब सीरियसली, मतलब मेरे को तो सब कुछ पता है.
लेकिन क्या मेरा कम बोलना और क्या मेरा जो स्टेटमेंट है, क्या फ़र्क पड़ेगा उससे लोगों को? लोग समझेंगे उस स्टेटमेंट को? क्या मेरे को सीरियसली लेंगे लोग? क्या मैं एक ऑरा रखता हूँ कि मैं बोलूँ और वो समझें? इस पे आई ऐड अ पॉइंट कि हाँ। अगर हर इंसान यही सोचेगा तो कौन बोल पाएगा? मैं तो बोल दूँगा, ठीक है, लेकिन क्या कल आप वो सच के लिए लड़ने चले जाओगे? यू नेवर नो, वही नहीं ना, यू नेवर नो। यू नेवर नो वाली चीज़ नहीं है। आप बताओ पहले, फिर मैं बोलूँगा। अगेन दैट्स व्हाट आई आप एम तो सेइंग। मेरे को अकेले मैदान में छोड़ दो, मतलब भेज रहे हो कि शर्मा जी का लड़का, आप बताओ मेरे को, आप खड़े हो जाओ, फिर आप बताओगे, उस हिसाब से हम सोचेंगे। अभी ये जो सब देख रही है ऑडियंस, भाई अगर मैं कुछ बोलता हूँ या कुछ भी स्टेटमेंट देता हूँ, सबको पता है इट शुड बी। और हम लोग तो बहुत ही छोटे लोग हैं, द वन हु आर रूलिंग द कंट्री, और जो मिनिस्ट्रीज में हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, व्हेन दे आर नॉट कमिंग टू स्पीक, हम अपनी लाइफ में आज सोचते हैं कि भाई आज 15,000 रुपये कैसे कमा लूँ, आज 10,000 रुपये कैसे कमा लूँ। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे को ज़िंदगी की परवाह नहीं है, मेरे को है, मतलब दुख तो होता है ना यार, कोई भी जा रहा है तो। नहीं, आप खुद बताओ, देखो, इफ़ यू हैव, मतलब करना था जब ना, तो उसी टाइम करना था। अभी ये 15 साल 10 साल बीतने के बाद ना, तब तो हम बहुत छोटे थे, तो क्यों, जब इन लोगों ने कुछ करते ही नहीं है ये लोग, तो हम लोग अपना टाइम छोड़ के, हम आज अपनी डेली लाइफ को छोड़ के, अपने पैसे कमाने को छोड़ के, अपनी लाइफ को जीने को छोड़ के हम क्यों जाए साला फिर वो उसके लिए। अभी तो हमको ये भी नहीं पता कि वो जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है या फिर अपोजिशन लीडर है, ये सच बोलते भी हैं कि नहीं, ये भी मेरे को नहीं पता। वी आर जस्ट द सिस्टम। हाँ, वी आर जस्ट द सिस्टम का हम हिस्सा है कि हम चल रहे हैं, यस, है ना। यस। कल को अगर मैंने कुछ नेगेटिव बोल दिया, मेरे घर दंगा हो जाए, मेरे घर कुछ हो जाएगा, कोई मतलब आपको श्योरिटी नहीं है ना। जैसे डेमोक्रेसी, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं रहा ना अब, वो वाली चीज मेरे को है। ऐसा लग रहा है कि हाँ। हर बंदा कहीं ना कहीं वो इतना ज्यादा डर चुका है चीजों को लेके, या एट द सेम टाइम नोबडी वांट्स टू टॉक बिकॉज दे आर लाइक व्हाई आई शुड टॉक। हाँ, वाई आई शुड टॉक, ये बोला है। जैसे अभी मैं बोला ना कि यार मैं क्यों बोलूँ यार, क्या क्या ये मेरे बोलने से क्या फ़र्क पड़ेगा, वही सबको यही लगता है। और चलो मैं बोलता हूँ, है ना, मेरे पीछे क्या खड़े रहोगे सब, चलो गारंटी दो मेरे को, मैं पूरा दुनिया बदल देने की कोशिश करता हूँ। चलो ओके, इसमें मैं एक छोटी सी लाइन ऐड करूंगा। हाँ। ठीक है, द मोमेंट यू स्टार्ट सेइंग द ट्रुथ, योर ट्रुथ नहीं, द ट्रुथ, हाँ, ठीक है, एंड ऑटोमेटिकली आप वो जब रिपीटेटिवली चालू करोगे, एंड जब जनता को समझ आने लग जाएगा कि हाँ ये इंसान सच बोल रहा है, विदाउट एनी फाइनेंसर, विदाउट एनी स्ट्रिंग्स और विदाउट एनी प्रेशर, ये एक्चुअल द ट्रुथ बोल रहा है, देयर आर फॉलोअर्स। हाँ, there are followers, And there are gonna be hundreds and hundreds of people who are going to follow you, yeah, and gonna support you. that is true. Yeah, And Anna Hazare did it, yeah. but where is he now? Again, because मैं अगर बात करूं, Where is he now? Yes. जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ अन्ना हजारे की, हाँ। तो वहां पे आ जाते हैं अरविंद केजरीवाल साहब। वो आए, उन्होंने पूरा स्पॉटलाइट लिया, उन्होंने आम आदमी पार्टी बनाई, एंड देन गायब, बना गया, मतलब अन्ना जी को कर दिया साइडलाइन और अपना बन गए, अपना बन गए। तो he took him as a catalyst, अपने आप को बढ़िया स्काई रॉकेट किया, इन चीजें कर लिया। It was never the जो था ये कैंपेन था जो भी अन्ना हजारे जी का, it was never about making a political party. Correct. It was never about. Correct. And the people who left their job, IT jobs, and joined Anna Hazare because of this revolution, in that process only कि हम ट्रुथ के लिए लड़ रहे हैं, but at the end when everything goes off the track. But इसमें आप चीज समझना ना कि अन्ना हजारे being a very old person by age, ठीक है, आज के डेट पे अब यंग माइंड लाइक यू, अगर मैं उसका बात करता हूँ, ठीक है, एंड इफ यू आर द पर्सन, बातें क्यों कर रहे हैं यार, मतलब पॉलिटिकल बातें क्यों कर रहे हैं यार हम लोग। मैं कल को मैं एमएलए बन जाऊंगा, मैं इतना पॉलिटिकल बातें करूंगा, तो मैं सोच रहा हूँ अपने क्षेत्र से खड़े हो जाऊं। वैसे ही अभी वहाँ पे कुछ विकास तो हो नहीं रहा है ना, कर देता हूँ थोड़ा। सो द इम्पोर्टेंट पार्ट इज कि उनके टाइम पे वो एक एग्जाम्पल था कि उन्होंने किया तो ये हो सकता है, दैट वाज एन एग्जाम्पल कि हो सकता है। It's just that there is a need of a person
who has a mindset and यार हंसना भाई, मत करो यार. क्यों कर रहे हैं लेकिन हम ये बात मेरे को समझ में नहीं आ रहा है. मेरी लाइफ शर्मा जी का लड़का, वीडियो प्रोडक्शन, एक्टिंग, और हम बात कर रहे हैं पॉलिटिक्स. ये बढ़िया है गुरु, मतलब मस्त है भाई, मेरे को मजा आ रहा है. अच्छा है, अब बातें ऐसी होनी चाहिए कि भाई इंसान को हर चीज के ऊपर बात करनी है, चाहे वो अपनी लाइफ से रिलेटेड. तो वापस बैक करके लेके आते हैं प्रोडक्शन पे. गाइस हम वापस आ रहे हैं प्रोडक्शन पे, ठीक है. तो अब मुझे बताइए नहीं, कि ये तुम काटने वाले हो ये पार्ट, रखने वाले हो? रखने वाला हूं. रखने हाँ जी. वाले, अनफिल्टर्ड डाल देना पे. पूरा अनफिल्टर्ड रहेगा ये. दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट अनफिल्टर्ड पॉडकास्ट. अरे नहीं नहीं, इसमें कुछ कुछ पार्ट काट देना. देयर आर नो पार्ट्स गोइंग जूते टू बी पड़ेंगे, कट. जूते सबको. ना अन्ना हजारे वाला पार्ट कटेगा, ना मोदी जी का पार्ट कटेगा, कोई भी पार्ट नहीं कटेगा, ठीक है. सही तो, में? हाँ जी. बढ़िया है. फिर मैं तो ठीक है. चाहता ही हूँ थोड़ा वही हो, वैसा ही हो करके. मैं तो चाहता ही हूँ थोड़ा अनफिल्टर्ड हो. बस तो अब मुझे बताओ कि अब अगर आज के डेट पे अगर मैं बात करता हूँ, हाँ. एक हो गई क्योंकि रियल वर्ल्ड एक है, ठीक है. गैस की इज्जत करनी चाहिए, मतलब स्पीकर की इज्जत करनी चाहिए. तो एक रियल वर्ल्ड है, हाँ. उससे निकाल के बनाई गई है एक रील की वर्ल्ड, हम्म. और इन सब के परे है एक एक्टिंग वर्ल्ड. शर्मा जी का लड़का कहाँ है? आई एम स्टिल फाइंडिंग माई वे कि मुझे करना क्या है. मैंने लाइफ में बहुत सारी सिचुएशंस देखी है जिसमें मतलब अप्स एंड डाउन्स बहुत हो गए अभी, कि मैंने एक्टिंग कर ली, मैंने प्रोडक्शन कर लिया. अभी मेरे को करना क्या है, मेरे को ये करना कुछ है अच्छा डिफरेंट. बट क्या है ना कि मैं एक चीज़ समझाता हूँ, पैशन इज नॉट ग्रेटर देन रिस्पॉन्सिबिलिटीज. #reality of life. हैशटैग रियलिटी ऑफ लाइफ. ठीक है, तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐसी हैं जो जिसे मुझे निभाना पड़ता है. इस पे ना आई एम सो सॉरी टू कट, बट इस पे ना मेरे को एक लाइन मुझे बताई गई थी, टू एक्सेप्ट द फैक्ट ऑफ द सेम. हाँ. पैशन से मन भरता है, पेट नहीं भरता है साहब. पेट नहीं भरता है. पेट मेरे को अपना नहीं भरना है, घर वालों का भरना. घर वालों का भी भरना है ना, सबका भरना है, टेक केयर करना है. और दूसरी बात है लोकेशन भी. जिस जगह पे हूँ मैं हूँ अभी, मैं उसी जगह को, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये ख़राब जगह, मैं उसी जगह को मुंबई बनाना चाह रहा हूँ कि यार सब चीज़ यहीं पे अच्छा हो, यहीं पे हो सब चीज़. अपना रायपुर भी बढ़े, अपने रायपुर में हो. क्यों लोग जाते हैं यहाँ से बाहर? मैं भी गया था, सीख के आया, काम करके आया. ठीक है, सिचुएशंस थी कि मैं वापस रायपुर आया, काम किया, लेकिन आई स्टार्टेड फ्रॉम द स्क्रैच. फिर किया, अभी अपना धीरे धीरे करते करते अपना प्रोडक्शन स्टार्ट किया, यहाँ पे एड्स बनाने स्टार्ट हुए. अभी भी स्टिल लैकिंग है यहाँ पे लोगों को कि वो प्रोडक्शन वैल्यू को समझें, ऐड की वैल्यू को समझें. अभी भी लोग नहीं समझ पाते हैं. बट मैं इससे मतलब बुरा लगता है, लेकिन मैं ओवरकम. ठीक है यार, कोई बात नहीं, होगा कभी ना कभी तो होगा. हाँ, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ. लाइक मैंने मुंबई में सीखा था ना, एवरी डे इज अ न्यू डे. एवरी डे इज अ न्यू डे इन रायपुर. आज एक क्लाइंट नहीं आ रहा है, कल आएगा दूसरा क्लाइंट. ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया इसको कॉन्सेप्ट, और किसी को समझ में आएगा. कोई तो आएगा जो बोलेगा यार मुझे ऐसा ऐड बनाना है, यार आदर्श ऐसा है. आपको फुल फ्रीडम है, बजट कोई टेंशन नहीं, बनाओ आप अच्छे से. अच्छा, इतना बजट लगता है इस चीज़ के लिए, बिल्कुल लो. मतलब अभी मैं रियलिटी क्या है बताऊँ, यहाँ पे आदर्श एक ऐड बनाना है, ये स्क्रिप्ट है, ये है, मेरे को ना अपना एक घर का ये चाहिए, मेरे को शोरूम का ये दिखा दो, लास्ट में मेरा एड्रेस डाल देना, ऐसे डालना, टिकरा पारा से 2 मीटर आगे इस दुकान के सामने ये मेरा स्टोर है, ऐसे डाल देना. भाई आप क्यों लोगों को बता रहे हो चिल्ला के कि आपका ये दुकान है करके, या फिर जो भी प्रोडक्ट है. ऐड ऐसा बनाओ कि लोगों को क्यूरोसिटी हो, ढूंढना कि भाई ये क्या है, मेरे को देखना है, सर्च करे गूगल पे आपको. भाई ये क्या देखा मैंने, क्या प्रोडक्ट है ये. दैट इज द वे होना चाहिए. लोग सोचते ही नहीं है वैसा. लोगों को लगता है कि लास्ट में लिखेंगे टेली वहंदा मरीन ड्राइव के सामने हमारी दुकान स्थित है, और ऐड बन जाएगा. भाई क्यों बनाना, क्योंकि लोग भूल जाते हैं मार्केटिंग और सेल्स में डिफरेंस होता है. यस, when you make an ad, it's marketing, it's creating your awareness, it's creating a visibility. एंड उसी में जब आप सेल्स चालू कर देते हो तो उसकी वैल्यू गिरना चालू हो जाती है, इमोशनल कनेक्टिविटी गिरना चालू हो जाती है. एंड वहां पे आपका जो मेहनत है, जो प्रोडक्शन है, वो फेल होना चालू हो जाता है. प्रोडक्ट बेस्ड और सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री की एक बढ़िया लाइन में आपको बताता हूँ जो मैंने सीखी है. पीपल डोंट नीड यू, ओके,
नहीं सॉरी, गलत बोल दिया यू काट देना, फिर से लेता हूँ मैं लाइन वाली ना, हैशटैग अनफिल्टर्ड। हैशटैग अनफिल्टर्ड नहीं। तो मार्केटिंग और सेल्स की बढ़िया लाइन मैं आपको बताता हूँ कि यू डोंट नीड एनीवन की आपका वो चीज़ प्रमोट करें, ठीक है, या चीज़ ऐसी चीज़ हो कि आप प्रमोट करो जाके या सेल्स करो करके। लोगों को आपकी ज़रूरत होनी चाहिए, ऐसा प्रोडक्ट बनाओ, ऐसा सर्विस दो कि समझ गया। लोग आपको ढूंढते पहुँचे। डोंट सेल व्हाट पीपल वांट, सेल हाँ। व्हाट दे नीड। अब मेरा आज तक कोई ऑफिस नहीं है भाई, ना ही मैं Okay. कोई प्रमोट करता हूँ अपने आप ओके को। ओके। मतलब कोई ऑफिस नहीं है, ना ही मैं इंस्टाग्राम पे इतना ब्लू चीनी के बारे में डालता हूँ। फिर भी आज इतना अच्छा मौका है, आपने मुझे बुलाया। कैसे, क्यों बुलाया आपने मुझे? शर्मा जी का लड़का है। कैसे, क्यों शर्मा जी का, क्या शर्मा जी का? सो अगर मैं अपना स्पेसिफिकली अगर अपना बताऊं, हाँ। दैट इज वी हैव अ गुड हिस्ट्री, लाइक आई हैव बीन नोइंग यू फॉर लॉन्ग टाइम। हाँ, ठीक बीइंग है? नोइंग वो तो चलो एक ठीक है? अलग एड ऑन चीज़ है, But- बट आपने कहीं देखा ना ये लड़का कुछ कर रहा है करके, करेक्ट करेक्ट तो आप ऐसा करो ना हाँ। कि भाई लोग आपको देखें एंड बोले कि यार इनके साथ काम करना है। यस। दैट वैसा बनना चाहिए लोगों को। मैं आपको एक चीज बताऊंगा, दैट इज बहुत पहले ना, जब आप एक ब्रांड के साथ यहाँ पे एसोसिएटेड थे, हाँ, नाम हाँ। नहीं लूंगा मैं, नहीं ले सकते हो, ले सकता हूँ? बिल्कुल। हाँ, क्यों, जब अनफिल्टर्ड है। ओके गो अहेड। हाँ। तो आप जब लोकल के साथ काम कर रहे थे, आप थे, गुप्ता जी थे, तो आप लोगों का काम मुझे इतना पसंद था। उस समय आई यूज्ड टू हैव अ कैफे, यस, हैप्पी बेली हैप्पी कैफे, बेली कैफे, एंड आई यूज्ड टू ब्रिंग चीज मोमोज, वाटरमेलन, बहुत चीज केक, पाइनएप्पल चीज केक। पाइनएप्पल चीज केक। Yes. हाँ। तो आई स्टिल रिमेम्बर आप लोगों का जो क्वालिटी ऑफ वर्क होता था, माय गॉड, मतलब मेरा ना बहुत बहुत बड़ा वो था कि एक टाइम आएगा आपके साथ गुप्ता जी के साथ काम करना है, अरे वाह, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, और वो अभी भी है। हाँ। ये तो इट्स लाइक यू आर अ गेस्ट एट आवर चैनल, बट आई वांट टू मेक श्योर एक टाइम ऐसा है कि आई एम लाइक, शर्मा जी अपने को एक एड शूट करना है एंड आप ही से शूट करवाना है, एंड सेम इज विद गुप्ता जी। दोनों, आप दोनों का काम इज लाइक ब्लिस, भाई थैंक यू। इट्स ब्लिस। सो अभी परसों जब मेरे को गुप्ता जी मिले तो मैं उनको भी यही बताया कि आई लुक यू गाइज एज एन इंस्पिरेशन, कि आप लोग जो काम करते हो, द क्वालिटी ऑफ वर्क यू गाइज हैव, द डेडिकेशन, द प्रोडक्शन, द क्वालिटी, इट्स रियल गुड, इट्स रियल गुड। तो या दैट इज वन ऑफ द रीजन। हाँ वही। और आजकल का जो मार्केट है अभी रील का हो गया। हाँ जी हाँ जी। तो मैं मेजरली हॉरिजॉन्टल वीडियोस बनाता हूँ, हॉरिजॉन्टल एड्स हाँ जी। बनाता हूँ। रील्स भी करना पड़ता है बिकॉज यू नो ब्रेड एंड बटर, मार्केट की नीड है। हाँ नीड है करके करना Demand पड़ है। रहा है। अभी कैमरा ऐसे रखते थे, अभी ऐसे घुमा दिए हैं, रील बना दिए हैं। तो बट मेरा पहला जो पैशन है, आप उस समय पैशन की बात किए थे कि मैं जब पैशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आता तो मेरे को करना क्या है, अपन क्वेश्चन में वापस आते हैं। तो पहला चीज़ तो यार एक्टिंग की है, इज़ द बेस्ट थिंग। जो मेरे को लगता है कि एक्टिंग से मैं कभी अपने आप को पीछे नहीं हटा सकता, मेरे को एक्टिंग ही करनी है। ठीक है, जो मैं अभी नहीं कर पा रहा हूँ, बस घर सिचुएशन और हालात की वजह से मुझे कैमरा उठाना पड़ गया, जिस वजह से मैंने यहाँ पे प्रोडक्शन हाउस स्टार्ट किया अपना, कि हाँ चलो इसके थ्रू मैं काम कर लूँ, कमा लूँ, कुछ कर लूँ काम इसमें, क्योंकि मैं सीखा हुआ हूँ ये। बिकॉज जब मैं मुंबई में था तो मैं स्टार्ट किया था CID के शोज से एज असिस्टेंट डायरेक्टर। ओके। तो उसमें मैं 6 महीने एज असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया, फिर एड्स में बहुत सारे असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया। तो मुझे प्रोडक्शन का पूरा नॉलेज है, तो मैं इसलिए स्टार्ट किया इसको कि कैसे एक फिल्म बनती है, कैसे ऐड बनते हैं, तो इसलिए नॉलेज है। तो मुझे ये बताओ, जैसे अभी आपका प्रोडक्शन का काम है, एंड प्रोडक्शन इज समथिंग विच इज लिटिल कॉस्टली। हाँ ठीक है, costly मतलब ऑब्वियसली उसका प्रोडक्ट, क्योंकि आउटपुट जो आता है दैट इज उसके वेरी इक्विपमेंट्स भी कॉस्टली, वेरी कॉस्टली, वेरी कॉस्टली। तो दैट इज जस्टिफाइबल, दैट इज अफोर्डेबल टेक्निकली, अगर मैं राइट टर्म बोलूँ तो। बट एट द सेम टाइम अगर मैं रायपुर जैसी जगह की बात करूँ, तो यहाँ पे इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो आज के डेट में 5,000, 7,000, 10,000 रुपए में आपको रील बना के दे रहे हैं, एब्सोल्युटली। पहला, और एट द सेम टाइम वो अपने पेज से डाल भी रहे हैं, यस, एंड देन ऑटोमेटिकली रीच भी दे रहे हैं। तो आपका उस पे क्या से है? मैं आपको डिफरेंस समझाता हूँ। अब जो मैं काम कर रहा हूँ और जो इन्फ्लुएंसर्स काम कर रहे हैं, वो कैसे इतना डिफरेंस हो रहा है और कैसे अमाउंट में भी डिफरेंस हो रहा है। ओके। पहले बात करते हैं कि जो मैं काम करता हूँ, हम लोग बनाते हैं ऐड। ठीक है, एक ऐड बनता है हॉरिजॉन्टल, ठीक है, 30 सेकेंड, 20 सेकेंड, 40 सेकेंड का ऐड बनेगा प्रॉपर। उस पर एक फिल्म वाला फील होगा पूरा, एक जब हैवी प्रोडक्शन लगेगा, हैवी कैमरा लगे, नेटफ्लिक्स अप्रूव कैमरा यूज़ करते हैं, अच्छी लाइटिंग्स यूज़ करते हैं, एक्टर्स यूज़ करते हैं, स्टोरी होती है, पूरी स्क्रिप्ट होती है, एंड पूरा एक शूट करते हैं। तो उसमें टाइम लगता है, 1 से 2 दिन में हम शूट करते हैं। फिर उसकी एडिटिंग होती है, कलर ग्रेड, साउंड डिज़ाइन, डबिंग,
और ये सब करते करते एक ऐड बनता है, ठीक है। ठीक है। अब इसकी कॉस्टिंग मोटा मोटी बन जाती है मिनिमम, अगर मैं रायपुर में के मार्केट से बात करूँ तो मिनिमम 2 लाख से लेकर के जितना ऊपर भी आप बनवा लो, जितनी उसमें चीज़ें हों, जितने बड़े एक्टर्स हों, उसमें फिर बना लो करके बिल्कुल। उसकी एक मिनिमम कॉस्टिंग। बिल्कुल। अब आते हैं अपन जो रील इंस्टाग्राम कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और, इसमें हमारा जो ऐड है वो कहाँ चलता है, या तो आपने इंस्टाग्राम पे एज अ स्पॉन्सर ऐड चला लो, या तो यूट्यूब पे चला लो, यूट्यूब पे भी स्पॉन्सर है, स्किपेबल एड्स जो होते हाँ हैं, जी। या पीवीआर में चलवाओ, ठीक है। ये तीनों प्लेटफॉर्म्स आपके लिए ओपनली हैं, या फेसबुक पे चलाओ। अब इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स का क्या है कि वो उनका एक पेज है जिसमें एक सर्टन अमाउंट ऑफ अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं, और वो अपने फ़ोन से कंटेंट शूट करते हैं, और वो जाते हैं कहीं पे शूट करने किसी क्लाइंट के लिए, तो अपने फ़ोन से ही शूट किया, देन उसको अच्छे से एडिट किया, उसको अपने पेज से डाल दिया। बहुत ही ईजी प्रोसेस है, बहुत ही लाइट प्रोसेस है और हल्का प्रोसेस है कि हाँ भाई एक दिन में आपने बना के दे दिया। हमारे काम में पूरा एक प्रोडक्शन लग रहा है, टीम लग रही है, लोग लग रहे हैं, इतना हैवी कैमरा लग रहा है। उनके काम में एक ही बंदा है, एक ही फ़ोन है, एक ही ऐसी छोटा सा ऐसी स्क्रिप्ट है, और बना के दे दिया। काम दोनों का काम है, काम के लिए कुछ वो नहीं है कि अच्छा काम कौन सा है, बुरा काम अच्छा है दोनों। लेकिन एक डिफरेंस यही है कि अमाउंट का, जहाँ पे क्लाइंट को अगर अपना प्रमोशन कराना है, जहाँ पे वो सोचता है कि मैं एक ऐड बनवाऊँ, जहाँ पे मैं एक 5-6 लाख रुपए का एक ऐड में इन्वेस्ट करूँ, रादर देन वो क्या करता है कि वो 1-1.5 लाख रुपए इन्फ्लुएंसर्स पे इन्वेस्ट कर देता है, जिसमें वो 10 इन्फ्लुएंसर हायर कर लेगा, 20 इन्फ्लुएंसर हायर कर लेगा, और वैसे प्रमोट करा देगा। बिल्कुल। बट वही है, तो उस चक्कर में क्या होता है कि वो एक ऐड नहीं, बट ऐड की जो वैल्यू है वो आपकी सालों साल तक रहेगी। ओके। मतलब इट विल बी रिमेंबर टिल ईयर्स। अगर आप याद करो फेविकॉल ऐड, आज भी आपको याद है। बहुत सारे ऐसे ऐड हैं, धारा का ऐड है, जलेबी वाला, वो आज भी आपको याद है। बहुत सारे ऐसे ऐड्स हैं जो आप रिमेंबर रख जाते हैं। अब मैं अगर रायपुर की ही बात करूँ, MM फन सिटी जाना है ना, चौक, वो एक और कोई ऐड था जो चलता था, ये अपना बहुत पुराना एक ऐड, ग्रैंड न्यूज़ में भी ऐड चलता था। तो कुछ कुछ ऐसे ऐड्स हैं जो रिमेंबर हो जाते हैं लोगों को। तो वही एक मेजर है हमारा जो है बिजनेस, उसमें वो हो जाता है कि वॉशिंग क्लाइंट, पाउडर निरमा। हाँ, अब क्लाइंट क्या सोचता है कि यार नहीं, ऐड नहीं बनाए। ऐड ज़रूरी किस लिए? आपकी मार्केटिंग के लिए, आपकी ब्रांड वैल्यू को बढ़ाने के लिए, कि आपने अगर कुछ लॉन्च किया है तो उसका एक सर्टन ऐड है और ये आपकी ब्रांड वैल्यू को हाई करेगा। और रील्स आज आप पोस्ट करो, 2 दिन बाद गायब गायब हो जाएगी। कोई नीचे जाके देखेगा ही नहीं, चाहे उसमें कितने मिलियंस भी व्यूज़ आ गए हो, कोई नहीं देखेगा। इट्स गॉन, इट्स फॉर अ टाइम पीरियड ही रहता है। लेकिन ऐड यार सालों साल रहता है यार, इट क्रिएटेड योर ब्रांड इमेज। ओके। तो ये मेजर डिफरेंस है जिसमें हम यहाँ पे एक तो सेटबैक फील जो करते हैं कि ड्यू टू इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स हो गए हैं, उस वजह से हम क्लाइंट का ही एक कॉल रहता है कि यार मैं इतना बजट नहीं होता ना क्लाइंट का, कभी कभी तो लगता है यार इन्फ्लुएंसर से करा देता हूँ, और फिर उसका प्रोसेस आता नहीं है कि ऐड मेरा मार्केट वैल्यू अच्छा बनाएगा, वो उसको नहीं आता। तो ये एक मेजर चीज़ है जो हम लोग को फेस करना पड़ता है। बट ठीक है, तो इस चक्कर में हम भी इन्फ्लुएंसर वाले उसमें जोन में आ गए कि हम भी आजकल इंस्टाग्राम पे रील्स बनाना स्टार्ट कर गए हैं अपनी वाइफ के साथ। ओके। कॉमेडी कपल रील्स बनाते हैं, बट हाँ उसमें मैं ऐसा नहीं है कि रोज़ ऐड। आजकल के लोग जैसे क्या होते हैं इन्फ्लुएंसर्स, उनका एक ऐड पेज हो गया है। हाँ। एक एक रील आप देखोगे स्क्रॉल करके, इट्स एन ऐड। हर किसी ना किसी का प्रमोट करते जा रहे हैं, तो वो कंटेंट क्रिएशन कम ऐड पेज ज़्यादा हो गया है। बिल्कुल। यू शुड क्रिएट अ कंटेंट। मतलब आपको मैं जब फॉलो किया था, मतलब किसी भी अगर XYZ इंस्टाग्राम, मतलब इंस्टाग्राम को मैं फॉलो करता हूँ तो मैं उसकी चीज़ों को देखने के लिए फॉलो करता हूँ। ये अच्छी चीज़ें बताता है, अच्छी जगह लेके जाता है, चलो फॉलो करता हूँ। लेकिन अगर उसी में मैं देख रहा हूँ कि वो घड़ी बेच रहा है, मोबाइल बेच रहा है, फ्लैट बेच रहा है ना, तो फिर मज़ा नहीं आता ना। ऐसे 3 लोग जिनका पेज में मैं तो बोल सकता हूँ सारे सारे तैयार होंगे पॉडकास्ट देखने के बाद, मेरे को मारने के लिए आ जाएंगे एकदम कि अरे ऐसा कैसे बोल दिया तू। लेकिन तुम लोग वैसे ही कर रहे हो भाई। कमेंट सेक्शन में ना लोग अभी चालू हो जाएंगे कि ये पेज, हाँ वही सब पेज है जिनका मैं नाम नहीं ले रहा हूँ अभी। तो दे आर, बट वो क्या करें भाई, उनका भी घर चल रहा है, रोटी रोजी चल रही है, अच्छी बात है। ओके। अब हमारी रोटी रोजी थोड़ी कम चलती है उसमें कि हम ढूंढते हैं कोई मिल जाए अच्छा ऐड बनाने वाला, कोई समझे फिल्म मेकिंग समझे यार, कोई तो मिले। तो वो चीज़ है, बस एक डिफरेंस आया मार्केट में। ये आफ्टर कोविड बहुत ही बड़ा एक वो आया है, लहर आ गई है इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स की। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि आफ्टर कोविड हर दूसरे बंदे को लगता है कि वो एक कंटेंट क्रिएटर है। यस, एंड उसे ऐसा लगता है कि वो एक कैमरा उठाएगा, रिंग लाइट के सामने खड़ा होगा और वो चीज़ें बोलेगा तो लोग उसकी सुनेंगे, और लोग सुन भी रहे हैं। बट उसे ये समझना पड़ेगा कि कंटेंट क्रिएटर, कंटेंट क्रिएशन
एंड सिर्फ रील डालने में अंतर होता है। इन्फ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएशन Creator में में- ये डिफरेंस है। हाँ इन्फ्लुएंस में आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हो कि Yes. ये जगह जाओ, ये खाना खाओ, ये प्रोडक्ट लो, ये प्रोडक्ट अच्छा है, ये Yes. खराब है। कंटेंट क्रिएटर ये चीज़ नहीं बता रहा है। कंटेंट क्रिएटर एक कंटेंट बना रहा है, यस चाहे वो कॉमेडी से रिलेटेड हो, ट्रैवल से रिलेटेड हो, फूड से रिलेटेड हो, या कोई भी एक फिक्शन हो, समझ वो गया। कंटेंट बना के आपको एंटरटेन कर रहा है। ये Nice. एक मेजर डिफरेंस है जो मुझे लगता है। एंड मैं एक कंटेंट क्रिएट ही करना चाहता हूँ, मैं इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहता हूँ। मैं Okay. इन्फ्लुएंस करता हूँ तो मैं कभी ऐड बना देता हूँ जो मुझे आते हैं, कुछ पैसे मिल जाते हैं, क्योंकि यार अब अच्छा है कोई ऑफर करता है सर एक मेरा, लेकिन हाँ उसको ऐसे वे में नहीं बनाता कि ये आज हम आपको दिखाएंगे ये वाला प्रोडक्ट यहाँ पे ऐसा है वैसा है, ये नहीं है। उसको अपने अंदाज में बनाओ ना तो मज़ा आता है। Yes. लाइक यू शुड समथिंग क्रिएटिव होना चाहिए। नाइस लाइक मुझे वो ऐड जैसा ना लगे, मुझे आप अपना एक्सपीरियंस बताओ कि आपने वो प्रोडक्ट यूज़ किया तो आपको कैसा लगा वो। अभी फूड ब्लॉगर्स का एक रियलिटी बताता हूँ, सब जगह को अच्छी बोलते हैं। अब भाई कहाँ नहीं जाना है ये तो बताओ। आप सब जगह को अच्छी बोल रहे हो तो मैं सब जगह तो जा नहीं सकता ना। आप कहाँ नहीं जाना है, कहाँ का खाना नहीं खाना है, ये तो बताओ मुझे। आप जब मैं नहीं जाऊँगा। ये बोल रहे हो ना तो मुझे एक याद आया, आज से 3 साल पहले ना एक ब्लॉगर हुआ करता था। हाँ अब वो पेज बंद कर दिया उस Okay. बंदे ने। उस बंदे ने ना प्री वॉक में ना एक जगह मैगी मिलती है, आई विल नॉट टेक द नेम, हाँ एक जगह मैगी मिलती है हम्म और उस बंदे ने उसके बारे में पोस्ट किया कि दिस इज लाइक द वर्स्ट प्लेस टू ईट। अच्छा ठीक है, हाँ। आपको कुछ कुछ क्लिक कर रहा होगा। हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है, एंड उस बंदे ने प्रॉपर बड़ा सा कैप्शन लिख के अच्छी सी वीडियो पोस्ट बना के पोस्ट डाल किया दी। था। विद इन 3 आवर्स उसको 22 कॉल आ गए टू रिमूव दैट पोस्ट। क्यों? ओनर के थ्रू, किसी के थ्रू, किसी के थ्रू, एंकर करके। फ्रीडम स्पीच नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है मतलब। मुझे ऐसा लगता है फ्रीडम ऑफ स्पीच से ज़्यादा, जैसे आपने एक लाइन बोली थी ना कि किसी का करना पड़ जाता है। अब मैं आपको इसके पीछे की भी कहानी बताता हूँ। हाँ। अब आप उसका दर्द सुनिए, जो इंसान ने उसको फ़ोन कराया। अब कोई इंसान है अपनी सारी मेहनत से लोन लेके एक शॉप स्टैब्लिश किया है, मैगी की दुकान, जिसको अपना घर चलाना है। अब कोई भी लेट सपोज अपना कोई अच्छा इन्फ्लुएंसर आया, उसको वो एक्सपीरियंस अच्छा नहीं लगा, उसको वो मैगी अच्छी नहीं लगी तो उसने डाल दिया, लेकिन उससे इफ़ेक्ट क्या हुआ, इन्फ्लुएंस हो गए बहुत सारे लोग। अब इसके मन में डर के आ गया, अरे यार इसने तो डाल दिया, मेरा धंधा नहीं चलेगा, मेरा तो रोज़ मेरे को स्टाफ को पैसा देना है, शेफ़ को पैसा देना है, रेंट देना है, कैसे निकालूंगा मैं। टेंशन आ गया उसको, है ना। लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि उसको कॉल करके पूछे भाई क्या ख़राब लगा आपको मैगी में, बताओ तो मैं इसको अच्छा बनाने की कोशिश करता हूँ, हम एक कोलैब करते हैं आपके साथ, आप मुझे बताना कि क्या अच्छा नहीं लगा, मैं इस पर सुधार करता हूँ। उसको ऐसा करना चाहिए था। लाइक एंड देन वही बंदा आके जब उस चीज़ को दोबारा प्रमोट करता कि गाइज मैंने पहले मुझे अच्छी नहीं लगी थी, अब मुझे ये अच्छी लग रही है, क्योंकि वो इम्प्रूव करेगा ना। बिल्कुल। तो ये होना चाहिए रादर देन की मतलब कॉल करके। अब उसकी भी मजबूरी है ना यार, उसको डर लग गया, वो डर में जीते हैं ना आजकल हम लोग। एग्ज़ाम के पहले भगवान जी पास करा दो, है ना, बिल्ली रास्ता काट दी, गाड़ी धीरे चलाऊंगा, है कि नहीं। तो दैट्स द थिंग। तो इसमें क्या सोल्यूशन है, इंसान सच कैसे बोले? भाई सच बोले, है ना, लेकिन ऐसा नहीं कि आप उस सच को जो है उसमें लड़ाई करो उस सच के साथ। आप समझने की कोशिश करो कि वो सच अगर बोल रहा है उसके पीछे का रीज़न क्या है, वो क्यों बोल रहा है, ऐसा क्या वजह है ना। पहले बातचीत तो करो, पहले उसका सॉल्यूशन निकालो ना, रादर देन सीधा कि आने पे ए तूने बोला क्या, कैसे बोल दिया, काट, बंद कर उसका पोस्ट को, हटा, डिलीट कर। अरे भाई पहले समझो तो, अगर वो कुछ बोला है तो कि मतलब आपको सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा यार, बातचीत करके, लड़ाई करके नहीं। ऑलवेज देयर इज अ सॉल्यूशन व्हेन यू टॉक। ओके। आजकल तो हम दोस्तों में लड़ाइयाँ नहीं, मतलब लड़कों में ना कभी ज़्यादा देर तक दुश्मन नहीं होते हैं। हाँ। हम लड़कों के ना ज़्यादा बड़े दुश्मन नहीं होते हैं। दो लोगों के अगर दुश्मन भी है ना और वो मेल है ना, वो सामने खड़े होंगे ना आपस में तो बात कर लेंगे, है ना। ऑकवर्ड सिचुएशन में हो तो भी बात कर लेंगे, और बता भाई क्या चल रहा है, हाँ बस ठीक है, बात कर लिए ना, हाँ। अच्छा लगता है मन से, हाँ यार उसके साथ बात करना भी अच्छा नहीं है यार, बुरा नहीं है यार, ठीक है ना। ये मैन टू मैन वाला टॉक होना चाहिए हमेशा। बिल्कुल। लास्टली मैं आपसे एक चीज़ समझना चाहूँगा हाँ। कि अगर मैं आपको बोलूँ कि बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं जिन्होंने अपना पेज को एड पेज बना दिया है, यस उनको आप क्या कहना चाहोगे? भाइयों, ऐड तो ठीक है, मतलब इट्स लाइक मैं अनफॉलो कर देता हूँ आजकल उन लोगों को। सबसे पहले तो ये है यार, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता।
मतलब कि ऐड देख रहा हूँ ऐसा ही लगता है। इट्स लाइक पहले हम यूट्यूब में स्किप करते थे मतलब एड्स को, फिर नेट आजकल तो प्राइम में भी ऐड आने लग गए हैं तो वही ऐड पेज लगता है आपको, मतलब इन्फ्लुएंस करना चाहिए रादर देन मेकिंग ऐड। यू शुड इन्फ्लुएंस, अच्छे इन्फ्लुएंस करो, बुरा भी इन्फ्लुएंस करो कि भाई आप बताओ, अच्छी चीज़ें बताओ। मतलब अगर चलो आपकी मजबूरी है, आपको ऐड बनाना है, ठीक है, मतलब आपको प्रमोट करना है, आपको पैसे मिल रहे हैं उस चीज़ के, अच्छी बात है, तो आप उसको इस तरीके से बताओ ना कि आपको कैसा लगा वो प्रोडक्ट यूज़ करके, रादर देन डायरेक्ट सेलिंग। ओके, कि आप यहाँ आइए, ये बहुत अच्छा है, हे हेलो गाइस, मैं ये जगह गया था, मतलब वो डायरेक्ट हो जाता है ना। तो आप बताओ ना यार, आपने वो आया, आप गए थे, आपको कैसा लगा। आजकल लोग कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा धीरे धीरे, मैंने एक दो लोगों को सजेस्ट किया भी था, तो एक दो मेरा दोस्त है वो अच्छा बनाता भी है वीडियो, तो क्योंकि हम ही सजेशंस देंगे ना, जिनको ख़राब लगता है वही अगर कमेंट सेक्शन में आके बिल्कुल, या बिल्कुल। पर्सनली मिल रहे हैं तो बोले, तो अच्छा है। वो धीरे धीरे वो लोग कम अप कर लेंगे, ऐसा कोई वो नहीं है, मैं किसी को बुरा नहीं बोलूँगा कि कमेंट करके बताओ कि कौन से इन्फ्लुएंसर का पेज आपको एड पेज लगता है, हाँ। एंड एट द सेम टाइम शर्मा जी का कौन सा एड सबसे ज्यादा पसंद है। थैंक यू सो मच शर्मा जी हमारे पॉडकास्ट चैनल में हो आने गया? के लिए और इनसाइट्स देने के लिए। ख़त्म हो गया? अरे! मेरे को लगा अच्छा 6 बज गए, अच्छा। फटाक से, जल्दी से क्या बोलना चाहोगे ऑडियंस को, फटाक से बोल दो। मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, प्रखर भाई के साथ आज मैं पॉडकास्ट में आया हूँ, बहुत सारी अनफिल्टर्ड बातें हुई, और हम फिल्टर रख नहीं पाते हैं चीज़ें, क्योंकि नहीं रखनी चाहिए, जो दिल में बोल देना चाहिए। तो लगो, अगर आप लोगों को कुछ भी बातें बुरी लगी हो तो बिल्कुल उसे कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि क्या क्या बुरा लगा हो, ताकि हम अगली बार अपनी चीज़ों को और अच्छे से अनफिल्टर्ड करें, अनफिल्टर्ड करें, और ज्यादा और अनफिल्टर्ड ज़्यादा अनफिल्टर्ड करें, और ऐसे ही हंसते रहिए। एंड लास्ट में बस यही कहना चाहूँगा यार कि पैशन इज नॉट ग्रेटर देन रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउअडेज। यू शुड फॉलो पैशन। आखिरी में बोल गए बट काफी हैवी हैवी बोल गए। आप बताओ आपका पैशन कौन सा है।